दोस्तों सबसे पहले सॉरी 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 लेट हो गया एक्चुअली। कल मैंने पूरी यहाँ की अपने क्लासरूम की थोड़ी सफाई करी थी तो तारे वारे निकली हुई थी, तारे लगा दी थी कल ही, लेकिन सेट नहीं बैठा था सिस्टम। अभी सुबह सुबह दिक्कत आ रही थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, माफी चाहूंगा। मुझे पता है टाइम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम मैं लेट नहीं हूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा, स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट बता दीजिए आप लोग को वॉइस वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट। क्लास को स्टार्ट करें, सब बढ़िया है, आ जाएं। एक बार देख लो यार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीक, नई शुरुआत, नए गोल्स। इस वीक हम बहुत कुछ करने वाले हैं। मैंने इस वीक के लिए जो प्लानिंग आप लोग के लिए करी है आप सोच नहीं सकते। धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आ जाइए भाई फटाफट। सबसे पहले आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर सारी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहती हैं। फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं स्टडी क्यूब बाय वरुण चित्रा। इसमें लगभग 37,000 सब्सक्राइबर है। वही वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अच्छा, और मैं आप लोग को बता दूं, अब आपको मेरे सारी क्लासेस, सारे कोर्सेस स्टडी क्यूब पे मिलेंगे। स्टडी क्यूब के ऊपर ही हमारा मंजिल बैच लॉन्च हो गया है, स्टडी क्यूब मंजिल बैच 2026। इसके अंदर सब कुछ कवर होगा। ऑफर अभी चल रहा है, ऑफर की डिटेल्स आपके सामने हैं। 6 मंथ और 12 मंथ के लिए सिर्फ कूपन कोड को स्कैन करिए, आप पहुंच जाएंगे मंजिल बैच तक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिटेल में लास्ट में बताऊंगा। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली वोकैब आपके सामने आती हुई। चलिए भाई आ जाइए। पहली वोकैब है कराल। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट दे रखी है वोकैबलरी की। कराल मैंने पता नहीं कब करवा दिया, बहुत पहले करवा दिया था कराल वोकैब। कराल को मैंने कहा था कोलर से रिलेट करना, कराल को याद करना। जो भी मेरी वो प्लेलिस्ट या जो भी वो वोकैब देखा है, वो वीडियो देखा, उसमें मैंने कहा था कराल को कोलर से रिलेट करेंगे अपन, कोलर से। तो कोलर पकड़ करके खींच करके एक जगह ला करके बंद कर देना। सबको सिंघम वाली मूवी से मैंने आपको रिलेट करवाया था कि उसमें वो एक गुंडों का कॉलर पकड़ के ला करके एक ही जगह इकट्ठा कर देता है। तो इकट्ठा करना होता है। तो कराल का मतलब होता है, कराल का मतलब होता है कि एक जगह आ करके इकट्ठा कर देना, तो उसको अपन कराल कहते हैं। तो कराल का मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना, कन्फाइन करना। कन्फाइन का मतलब बंद कर देना कहीं। और ब्रिंग अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में किसी के, भाई किसी को कंट्रोल में लेकर के आना। ओरिजिनली टू एनक्लोज लाइव स्टॉक। ओरिजिनली मतलब जर्नली ये जो वोकैब है ये यूज की जाती है जानवरों को बाड़े में बंद करने के लिए। लेकिन इसका यूज फिगरेटिव मीनिंग में होता है, जिसमें अगर हम किसी मान लेते हैं हम कुछ कंट्रीज को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोगों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, तब भी हम कराल वोकैबलरी का यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है, वापस से लौट आई है और ये कल के एडिटोरियल में आई है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं सिनोनिम्स पे। पेन इन, इसका सिनोनिम्स होगा। देखो यहाँ पे जो पेन है इसका मतलब भी यही है। मार्शल का मतलब ऑर्गेनाइज करना, हर्ड का मतलब झुंड, एनक्लोज का मतलब किसी भी चीज को आप, मतलब एनक्लोज का मतलब कोई एक ऐसा रूम है या कोई ऐसा एक एरिया है जिसके अंदर कोई बंद है या एनक्लोज है, उस तक ही वो जा सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। तो उस वे में अपन एनक्लोज का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं इमेज बनवाना चाहूं आपके माइंड में, तो आप इमेज बना सकते हैं। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में एक घोड़ा होता था। घोड़ा एक जो अस्तबला होता है, तबेला होता है, जो भी होता है घोड़े का तबेला या जो भी, उसके अंदर घोड़ा घूमता रहता था। तो हीरो आता था, कहते थे ये घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता, घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता। हीरो उसको काबू कर लेता है। फिर हीरो इतना काबू कर लेता है, वो उसको छलांग करके घोड़े को ले जाता है बाहर। तो वो इमेज बना लो आप, वो जो सर्किल होता है जिसमें घोड़ा बंद होता है अंदर,
उस सर्किल को इस तरीके का वो होता है, यहां पर एक गेट लगा होता है, अंदर घोड़ा घूम रहा होता है, इसी को अपन कराल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, है ना। हर्ड का मतलब झुंड होता है, हर्ड का मतलब झुंड होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। हर्ड किसी भी चीज का हो सकता है, हर्ड मतलब झुंड होता है, जरूर नहीं काऊ का ही हर्ड हो। एंटोनिम देखेंगे, डिस्पर्स फैला हुआ, स्कैटर्ड फैला हुआ, रिलीज छोड़ दिया, लिबरेटेड, अनशैकल। देखिए अनशैकल की दो मीनिंग है, अनशैकल के दो मीनिंग है। एक अनशैकल का मीनिंग होता है कोई चीज स्टेबल है जो शेक नहीं करेगी, अनशैकल, जो हिल नहीं सकती, जो स्टेबलाइज है, उसको अपन अनशैकल कहते हैं। लेकिन एक अनशैकल का मतलब होता है बेड़ियों को तोड़ करके निकल जाना। शैकल का मतलब बेड़ियां भी हैं, तो अनशैकल का मतलब बेड़ियां जो बंधी हुई थी, जो उसको एनक्लोज कर रखा था, उसको तोड़ करके निकल गया। तो अनशैकल का मतलब बेड़ियां तोड़ करके फरार हो जाना या रिलीज हो जाना, उसको भी हम अनशैकल कहते हैं। नाउन भी है, वर्ब भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी वोकैब जो नाउन भी हो वर्ब भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर एक क्लास में चीज बताता हूं। अच्छा, एग्जाम्पल देख लो, अथॉरिटी स्ट्रगल टू कराल। अब देखो टू के बाद कराल आया तो वर्ब की तरह आया होगा। अथॉरिटी स्ट्रगल करिए कराल करने में, कराल का मतलब गैदर करने में, किसको? दी रैपिडली ग्रोइंग क्राउड बिफोर टेंशन एस्केलेटेड। तो जो तेजी से क्राउड बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने की, कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रोल का भी सेंस आ सकता है ना, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है अथॉरिटीज, जिससे कि टेंशन इससे पहले कि और ज्यादा बढ़ जाए, उससे पहले वो इस क्राउड को कंट्रोल कर लेना चाहती है। क्लियर? हाँ, रीन इन भी अपन बोल सकते हैं, रीन इन का भी मतलब कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट वोकैब कोएलेशन। ये देखो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन मुझे एक बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट का भी ध्यान रखना है। तो कोएलेशन एक ऐसी वोकैबुलरी जिसका मतलब होता है गठबंधन, है ना, एग्रीमेंट, अलायंस, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? कोएलेशन कहते हैं। अ टेम्पररी अलायंस फॉर्म्ड फॉर कंबाइंड एक्शन स्पेशली अमंग पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो कुल मिलाकर के आप गठबंधन कह सकते हैं। गठबंधन हो गया, अलायंस हो गया, कन्फेडरेशन हो गया, ब्लॉक हो गया, कंसोर्टियम हो गया। ये वोकैब मैंने क्यों लिया? आप सोचोगे सर ये तो वोकैब बहुत इजी है, आपने क्यों ले लिए? देखिए मैं जो भी वोकैबुलरी सेलेक्ट करता हूं उसके पीछे जरूरी नहीं है वो वोकैब मेन है, क्या पता उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे यहां पर एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किज्म। स्किज्म देख रहे हैं आप, स्किज्म, स्किज्म एंटोनिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किज्म का मतलब होता है वाद विवाद हो जाना, रिफ्ट, रिफ्ट देखो रिफ्ट भी होगा, रिफ्ट भी है, मतलब वाद विवाद हो गया, है ना, कंसर्न, लड़ाई झगड़ा, उन सबको अपन क्या कहते हैं? रिफ्ट कहते हैं, स्किज्म कहते हैं। तो यहां पर आप लोग को रिफ्ट और स्किज्म याद करवाना था। डिसयूनियन आप लोग को पता है, डिसयूनियन अलग हो जाना, फ्रेगमेंटेशन आप लोग को पता है, डिसोल्यूशन आप लोग को पता है, लेकिन यहाँ पे रिफ्ट और स्किज्म आप लोग को याद करवाना था, इसलिए इसको लाया गया। अब मैं आप लोग को इसकी ट्रिक बता देता हूं, स्किज्म की ट्रिक आप लोग हमेशा याद रखेंगे, मैं अपनी वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट में भी करवा चुका हूं, आप देख सकते हैं। स्किज्म को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक बॉय है, ये गर्ल है, गर्ल पहचान में आ जाए इसलिए मैं यहां पर ये ऐसे चोटियां बना देता हूं। अब क्या हुआ, इस गर्ल ने पूछा कि भाई तुम कल मुझे लेने क्यों नहीं आए? तो उसने कहा मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में फंसा हुआ था। तो गर्ल ने कहा ठीक है, ये मेरी मेकअप किट है ना, इसकी कसम खाओ। मेकअप किट कैसी होती है? यहाँ पे मेरा मेकअप किट है मतलब मान लो। तो उसने कहा मेकअप किट की कसम, है ना, मेकअप किट की कसम की, मैं कल इंपॉर्टेंट काम में फंसा हुआ था। अब क्या हुआ, मेकअप किट टूट गई, टूट गई तो मतलब इसने कसम झूठी खाई थी, तो इसकी कसम झूठी खाते ही लड़ाई झगड़ा चालू, वाद विवाद चालू, क्योंकि टूट गया तो कसम झूठी खाई थी। तो इसकी कसम, वहां से आप लोग को याद आ जाएगा कि यार कसम झूठी हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, अच्छा याद रहेगा, याद रहेगा। रिफ्ट आप लोग को पता ही, दी फ्रेजाइल कोइलेशन, फ्रेजाइल मतलब नाजुक कोइलेशन, कोलैप्स आफ्टर डिसएग्रीमेंट्स ओवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो फ्रेजाइल, जो नाजुक कंसोल, जो नाजुक कोइलेशन था वो कोलैप्स हो गया। कब? जब डिसएग्रीमेंट जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से लेने वाले थे उसके ऊपर जैसे डिसएग्रीमेंट्स आए, तो जो फ्रेजाइल, जो नाजुक कोइलेशन था, फ्रेजाइल मतलब नाजुक कोइलेशन था, वो कोलैप्स हो गया। बात खत्म। नेक्स्ट वोकैबुलरी, स्काउटिंग। स्काउटिंग, स्काउटिंग का मतलब क्या होता है?
देखिए, स्काउटिंग का मतलब होता है कि आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं, कोई चीज आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई चीज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सर्च, ऑब्जर्व, एक्सप्लोर टू गैदर इंफॉर्मेशन और टैलेंट। मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे आपने देखा होगा इंडियन आइडल होता है, इंडियन आइडल वाले अलग अलग स्टेट में जाते हैं, वहां पे बड़ी लंबी लाइन लगी होती है। वो क्या करने आए? वो टैलेंट सर्च करने आए, टैलेंट ढूंढने आते हैं वो लोग। डीआईडी होता था पहले, तो डीआईडी में भी अलग अलग स्टेट में डीआईडी वाले जजेस जाते थे, तो वो लोग क्या करते थे? टैलेंट को सर्च करते थे। तो टैलेंट को सर्च करना या कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करना, उसी को अपन स्काउटिंग कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, स्काउटिंग। तो आप क्वेस्ट कह सकते हैं। अब क्वेस्ट के साथ भी दो केस होते हैं, मैं आप लोगों को याद करवा देता हूं। देखो, क्वेस्ट 2 भी आ सकता है, क्वेस्ट 4 भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। क्वेस्ट 2 कब आता है? जब आपने देखा आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्वेस्ट के साथ 2 लगा दो चुपचाप। आपने देखा यार आगे नाउन है या नाउन फ्रेज है, वैसे तो नाउन होता है लेकिन कभी कभी नाउन फ्रेज भी आपको मिल सकता है, तो आप 4 लगा दो, बात खत्म। ये होता है क्वेस्ट का फिक्स्ड प्रीपोजिशन का रूल। वर्ब है तो 2 लगा दो, 4 है तो नाउन या फिर नाउन फ्रेज आगे होनी चाहिए। अच्छा भाई, वेटिंग का मतलब क्या है? देखिए, वेटिंग का मतलब ये है, वेटिंग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है। एडमिन प्लीज, जब आप शाम को 8 बजे क्यूज बनाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे हमारा क्यूज चलता है शाम को 8 बजे, तो ये वेटिंग वोकैबलरी का यूज जरूर करवाइएगा स्टूडेंट को, इसका रिवीजन जरूरी है। वेटिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को बहुत ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, तो उसको अपन वेटिंग कहते हैं। फाइंडिंग आप लोगों को पता ही है ना। अगर एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम बहुत ही सिंपल है, नेग्लेक्ट, ओवरलुक, इग्नोर, अनअवेयरनेस, ब्लाइंडनेस। भाई एंटोनिम में दम नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे वेटिंग में दम था। ठीक है, अच्छा सर्विलेंस तो आप लोगों को पता ही है, निगरानी रखना, नजर रखना, ऑब्जर्व करना। द फर्म इज स्काउटिंग, फर्म मतलब कंपनी, इज स्काउटिंग ओवरसीज मार्केट। तो जो फर्म है वो ओवरसीज मार्केट को क्या कर रही है? एनालाइज कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है फॉर स्ट्रेटेजी एक्सपेंशन, क्योंकि उनको स्ट्रेटेजी एक्सपेंशन करना है। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। एवर्ट, एवर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब जो हर बार आपको देखने को मिल जाएगा। एवर्ट वर्ब फॉर्म है, एवर्जन भी एग्जाम में बहुत आता है, नाउन फॉर्म इसका। एवर्ट और एवर्जन का मतलब क्या होता है? सुनिएगा। देखिए, एवर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को टालना, जैसे आगे आने वाली बला को टालना, आगे आने वाली प्रॉब्लम को टालना, तो उसको एवर्ट कहते हैं। तो आप कह सकते हो टू प्रिवेंट समथिंग अनडिजायरेबल फ्रॉम हैपनिंग। अनडिजायरेबल, कोई चीज नेगेटिव होने वाली है, उससे खुद को बचाना, उसको अपन क्या कहते हैं? एवर्ट कहते हैं। अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो स्टेव ऑफ, मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब आपके सामने आती हुई, स्टेव ऑफ। अब स्टेव ऑफ क्या होता है सर? स्टेव ऑफ होता है खुद को बचाना, स्टेव ऑफ कर लेना, खुद को बचा लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई आरबीआई को लगा कि बाहर का मतलब यूएस के अंदर इलेक्शन है, और इलेक्शन है तो गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, तो इस कारण आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट में रेपो रेट को बढ़ा दिया, जिससे कि अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, रेपो रेट कम कर दिया, जिससे कि अगर बाहर फ्लक्चुएशन आई, यूएस में अगर आई तो इंडिया पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए, कम ना हो जाए, जो भी उन्होंने सोचा होगा उस अकॉर्डिंग, तो आरबीआई ने अपना क्या कर लिया? स्टेव ऑफ कर लिया अपने आप को। तो स्टेव ऑफ का मतलब बचा लेना। फोर स्टॉल, देखो फोर, जब भी ये वाला 4 आ जाए मतलब कोई आगे की बात हो रही है, कोई फ्यूचर की बात हो रही है। स्टॉल का मतलब रोकना, तो आगे की कोई घटना होने वाली थी, कुछ होने वाला था, उसको रोक लिया, फोर स्टॉल कर लिया, आगे की किसी चीज को रोक दिया, फोर स्टॉल। थॉट आप लोग को पता ही है। प्रिक्लूड, प्रिक्लूड का मतलब क्या होता है? एक होता है इंक्लूड, मैंने बताया था प्रिक्लूड मतलब खुद को हटा लेना, इंक्लूड ऐड कर लेना, प्रिक्लूड मतलब हटा लेना, विड्रॉ कर लेना। डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट कर लिया खुद को प्रॉब्लम से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं स्टेव ऑफ पे स्टार मार्क करूंगा, मैं फोर स्टॉल पे स्टार मार्क करना चाहूंगा। प्रिक्लूड आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूं, चलो फिर भी स्टार मार्क कर रहा हूं। अगर आप एंटोनिम देखोगे, उल्टा आ बैल मुझे मार वाली बात है, इनवाइट करना, प्रोवोक करना, ट्रिगर करना, इंसाइट, फैसिलिटेट करना, मतलब यही है कि भाई किसी को बुलाना, आमंत्रण देना किसी भी प्रॉब्लम को।
स्विफ्ट डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, सुनना, स्विफ्ट का मतलब फास्ट, तेजी से, जो डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हुए, हेल्प, अब देखो हेल्प आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हेल्प एवर्ट आ रीजनल क्राइसिस, तो फटाफट जो डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हुए उसने हेल्प करी एवर्ट करने में, टालने में जो रीजनल क्राइसिस हो सकते थे। बहुत इजी है इंग्लिश, इंग्लिश बहुत इजी है अगर लॉजिकल तरीके से पढ़ो तो। अब ये वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी आप लोग को वही नोट डाउन करनी है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी पता है, नोट डाउन मत करिए। आपने एक बार पढ़ ली, आपको पता था माइंड में यार ये तो नेगेटिव वोकैब है या ये तो पॉजिटिव वोकैब है, अब आपने पढ़ ली, आपका वो जो रिवीजन था वो एक बार हो गया। एक बार शाम को 8 बजे वोकैब होगी, वहां हो जाएगा 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आपको पता है मैंने 9 PM वाली क्लासेस रिज्यूम कर दी हैं। आज रात को 9 बजे पहली मैराथन है इस साल की मेरी, देखिएगा एक अलग एक्सपीरियंस आप लोग को मिलने वाला है। तो मैं मैराथन्स के अंदर, क्लासेस के अंदर बार बार वोकैबुलरी रिवाइज करवा दूंगा, रिवीजन की गारंटी मेरी है। मैं आप लोगों को रिवीजन इतनी करवा दूंगा कि जब एग्जाम पास में होगा आप कहोगे सर ये तो आता, कुछ नया लाओ, कुछ नया लाओ, इतना रिवीजन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा पैटर्न है। एवर्ट हो गया, ठीक है, चलिए ओवर्ट, ये देखिए ओवर्ट आ गया। ओवर्ट मैंने आपको पहले भी करवाया, लास्ट वीक अपन ने ओवर्ट करा। ओवर्ट कैसे कराया था सर आपने? ओवर्ट अपन ने ऐसे करवाया था, मैंने आपको कोवर्ट करवाया था, याद करो कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब क्या होता है? क्लियर होता है, एक्सप्लिसिट होता है, सॉरी गलत बोल गया। कोवर्ट का मतलब होता है कोई चीज चोरी छुपे हो रहा है, सीक्रेटली हो रहा है। कोवर्ट कोई चीज कैलेंडर स्टाइल तरीके से हो रही है, कैलेंडर स्टाइल, कैलेंडर स्टाइल आई थिंक यहां पे लिखा होगा, कैलेंडर स्टाइल। कोई चीज हम सीक्रेटली कर रहे हैं तो उसको अपन कोवर्ट कहते हैं। कोवर्ट ऑपरेशन आपने सुना होगा, कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है। कोवर्ट ऑपरेशन मतलब सीक्रेटली ऑपरेशन चल रहा है। तो कोवर्ट में से सी हटा दो, तो सी हटाओगे तो ओवर्ट आ जाएगा। कैसे याद करोगे? देखो ऐसे याद करोगे, आपने ओवर्ट अभी पढ़ा, ओवर्ट, ओवर्ट में ओ पहले आ रहा है मतलब ओपन है यार, ये तो ओपन है, क्लियर एंड कट, ओपन एंड शट केस है, ओपन, ओ आ रहा है स्टार्टिंग में। अब जैसे आपने कोवर्ट लिखा तो देखो सी आ गया, मतलब सी से क्या होता है? कवर होता है, ये तो कवर है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं सिंपल वे। तो ओवर्ट मतलब डन ओपनली एंड प्लेनली, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ओ है तो ओ से ओपनली। विदाउट कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? छुपाना, कंसील करना, छुपाना, ठीक है, ओके। अब देखो एक्सप्लिसिट आपके क्वेश्चन आंसर में भी आएगा, ऐसा लिखा जाता है ऑथर एक्सप्लिसिटली सेड दैट, ऑथर ने एक्सप्लिसिटली ये कहा है, कहां कहां है बताओ? एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली, डायरेक्टली। उसके बाद मैनिफेस्ट हो गया, मतलब दिखाना, डिस्प्ले करना। अनएम्बिगुअस हो गया, अनएम्बिगुअस का मतलब कोई भी चीज ऐसी है जो क्लियर है। एम्बिगुअस होता तो क्या हो जाता? कोई चीज अनक्लियर है। एक होता है एम्बीवैलेंट, एक होता है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब अनक्लियर। एक होता है एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट का मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग वाला, करूं नहीं करूं, हाँ या ना, वो होते हैं एम्बीवैलेंट लोग, या एम्बीवैलेंट डिसीजन आप बोल सकते हो। पैटेंट, पैटेंट क्यों लिख रहा है? कॉन्स्पिकुअस, देखिए पैटेंट को आप कट करिएगा, नहीं तो पैटेंट अपन गलत वे में ले जाएंगे, इसलिए पैटेंट कट करिएगा, आप कॉन्स्पिकुअस रखिएगा। कॉन्स्पिकुअस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है क्लियर। अब एंटोनिम में आ जाओ, देखो कोवर्ट हो गया, इम्प्लिसिट, याद करिए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्वेश्चन आंसर में भी आता है। इम्प्लिसिट का मतलब है क्या चीज आप इन्फर कर पा रहे हैं, जो डायरेक्ट नहीं लिखी है लेकिन आप पढ़ करके समझ गए, तो उसको अपन इम्प्लिसिट कहते हैं। सटल मतलब बहुत छोटी छोटी बारीकी। वील्ड, सॉरी वेल्ड, वेल्ड का मतलब नकाब होता है ना, वेल होता है तो वेल का मतलब नकाब होता है, और यहाँ पे वेल्ड लिखा हुआ मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज करा गया है। कैलेंडरस्टाइन, कैलेंडरस्टाइन का मतलब आप लोग को पता ही है, कैलेंडरस्टाइन का मतलब होता है कोई भी काम सीक्रेटली करना। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। और ओवर्ट याद रखिएगा, ओवर्ट आपका एडजेक्टिव होता है, ओवर्टली आपका एडवर्ब होता है। अगर नाउन बनाना है तो मैंने आपको कितनी बार बताया, नाउन के पीछे NESS लगा के वो नाउन, एडजेक्टिव के पीछे, एडजेक्टिव के पीछे NESS लगा के वो नाउन बन जाता है, नाउन बन गया, बात खत्म। द रिपोर्ट वॉज एन ओवर्ट क्रिटिक। अब देखो सुनिएगा मेरी बात को, ये जो रिपोर्ट है वॉज एन ओवर्ट क्रिटिक। अब क्रिटिक के दो मतलब होते हैं, क्रिटिक का मतलब होता है एनालाइज, क्रिटिक का मतलब क्रिटिज्म भी होता है।
हम पढ़ेंगे नहीं जब तक हमें पता नहीं लगेगा यहाँ पे क्रिटिक एनालाइज के लिए आ रहा है या क्रिटिज्म के लिए आ रहा है। पढ़ते हैं। द रिपोर्ट वॉज एन ओवर्ट क्रिटिक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर्स। तो देखो फेलियर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब एनालाइज नहीं होगा, क्रिटिज्म होगा। ओवर्ट का मतलब क्या? ओपनली, ओपनली क्रिटिज्म कर रही है ये रिपोर्ट, क्रिटिसाइज कर रही है कि भाई आपके जो फेलियर्स रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रिटिक किसके लिए है? क्रिटिज्म के लिए है। क्लियर? चलें आगे। चलिए, कॉर्नरिंग, मुझे ये वोकैब बहुत अच्छा लगा, आप लोग इसको लिखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है जो एग्जामिनर यूज कर सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है जो एग्जामिनर यूज करेगा। क्या लिखा हुआ है? कॉर्नरिंग। अब कॉर्नरिंग का मतलब क्या होता है? देखो, कॉर्नरिंग का मतलब होता है गेनिंग डोमिनेंट कंट्रोल ओवर अ मार्केट। ये जरूर यूज होगा आपके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये बात हो रही है किसी मार्केट पे डोमिनेट करने की, और ये आर्टिकल्स में बहुत आता है कि भाई यूएस ने डोमिनेट कर लिया, चाइना ने डोमिनेट कर लिया, या यहाँ पर डॉलर का डोमिनेशन है। इस तरीके से कहीं भी डोमिनेट का सेंस आएगा तो वोकैब यूज हो सकता है। तो गेनिंग डोमिनेंट कंट्रोल ओवर अ मार्केट, रिसोर्स और सिचुएशन, किसी भी चीज पे अगर आप अपनी पकड़ बना लिए हैं, अगर आपने उस चीज को कंट्रोल कर लिया है तो उसको अपन कॉर्नरिंग कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है। एग्जाम्पल देखो, दी स्टार्टअप इज रैपिडली कॉर्नरिंग। सुनना, जो स्टार्टअप है रैपिडली मतलब तेजी से, कॉर्नरिंग कर रहा है दी प्रीमियम ईवी चार्जिंग सेगमेंट। तो जो प्रीमियम ईवी चार्जिंग सेगमेंट है उसको स्टार्टअप ने क्या कर लिया? डोमिनेट कर लिया। अगर ईवी चार्जिंग चाहिए तो इसी स्टार्टअप का नाम आता है, इसी कंपनी का नाम आता है। क्लियर? जैसे आप लोग कोई भी फेमस ब्रांड बोल सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल जैसे अपन को अगर पेस्ट करना है तो पेस्ट में सबसे पहला नाम क्या आएगा? कोलगेट आएगा, क्योंकि पेस्ट को कोलगेट ने रिप्लेस कर दिया। पेस्ट कोई बोलता ही नहीं है पेस्ट करना है, कोलगेट करना है। तो बस वही है कॉर्नरिंग करना। अगर आप यहाँ पे सिनोनिम्स देखोगे, देखो मोनोपोलाइजिंग मतलब इसी की मोनोपोली है, इसी का नाम है। कैप्चरिंग, कैप्चर कर लिया, डोमिनेट कर लिया। सीजिंग मतलब सीज कर लिया सबको। कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेटिंग का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटिंग का मतलब होता है भाई कंसोलिडेट करना, सबको एक साथ ले आना, उसको कंसोलिडेट कहते हैं। एंटोनिम में देखिए शेयरिंग कर देना। यहाँ पर क्या था भाई? ऊपर है टॉप पर, डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे शेयर कर रहा है, मिलजुल के काम हो रहा है। रेलिंक्विशिंग, त्याग देना। सीडिंग का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। सीडिंग का मतलब पीछे हटना होता है। डाइवेस्टिंग, डाइवेस्टिंग का मतलब क्या होता है? याद करिए, अपन ने पढ़ा था, एक अपन ने पढ़ा था डिस इन्वेस्टमेंट, एक अपन ने पढ़ा था डाइवेस्ट। डाइवेस्ट का मतलब क्या था? अपना सब कुछ बेच देना, सब कुछ बेच देना, जितना भी स्टेक है सारा बेच दिया, उसको डाइवेस्ट कहते हैं। ठीक है? अच्छा, डेमोक्रेटाइजिंग। अच्छा, डेमोक्रेटाइजिंग मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है भाई। डेमोक्रेटाइजिंग का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटाइजिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो सबके पास है, कोई ऐसी चीज जो चीज सबके पास है। जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल फोन सबके पास है, तो मोबाइल फोन एक ऐसी चीज बनी जो सबके पास पहुंच गई। सबके पास पहुंच जाना उसको डेमोक्रेटाइजिंग कहते हैं, या किसी भी चीज को सब तक पहुंचाना उसको अपन डेमोक्रेटाइजिंग कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। अरे एग्जाम्पल नहीं पढ़ा क्या? पढ़ लिया एग्जाम्पल। अब मैंने आपके लिए 3 फ्रेजल वर्ब रखे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है और वो आप लोग बहुत जल्द समझ जाएंगे। अभी साल की स्टार्टिंग है, तो अगर आप साल की स्टार्टिंग में जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको जब एग्जाम पास में होंगे दिक्कत नहीं आएगी। मैंने देखो वोकैबुलरी कितनी रखी? 5 वोकैबुलरी रखी, क्योंकि यार आर्टिकल में आई ही 5 वोकैबुलरी, तो मैं मन से और वोकैबुलरी क्यों लाऊं? ऐसा तो है नहीं हम आज ही एडिटोरियल कर रहे हैं फिर हम सीधा एग्जाम में जाकर के एग्जाम देकर आएंगे। सर अगर हम आज ही एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो क्या हम 5 वोकैबुलरी से एग्जाम निकाल देंगे? हम एक दिन एडिटोरियल नहीं कर रहे, हमें एडिटोरियल करना है जब तक हमारे को ब्रांच नहीं मिल जाती। सुन रहे हो? मान लो आपका प्री निकल गया तब भी एडिटोरियल करना है, मेंस निकल गया तब भी एडिटोरियल करना है, इंटरव्यू दे दिया तब भी एडिटोरियल करना है। जब वहां पर वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट लिखा आ जाए तब एडिटोरियल छोड़ना है, वो भी आपकी इच्छा है। तो इसका मतलब एडिटोरियल हम रोज करेंगे। तो भाई जब रोज करेंगे, हम रोज 10-20 वोकैबुलरी का पहाड़ क्यों उठाएं? जब हमें पता है 5-5, 6-6 जितनी आ रही है, ऐसा नहीं कि पैसेज में 20 वोकैबुलरी आ रही है मैंने कहा नहीं यार 5 ही कराऊंगा। अगर पैसेज में वोकैबुलरी आ रही है उतनी ही करेंगे ना, एक्स्ट्रा वोकैबुलरी क्यों करेंगे?
अगर एक्स्ट्रा वोकैबुलरी करनी है तो वोकैबुलरी की क्लासेस देखिए। एडिटोरियल मतलब लिमिटेड वोकैबुलरी जो आर्टिकल में आई है और रीडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस, दैट्स इट। और अब आपके कहने पर मैं सिर्फ तीन ही फ्रेजल वर्ब ले आया हूं, और फ्रेजल वर्ब देखो कैसी है, सब सिमिलर फ्रेजल वर्ब है। मैं दिखा देता हूं आपको। पहले देखो, कम अक्रॉस एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए बता रहा हूं, और ये मैंने एग्जाम से पहले करवा भी दी थी क्लास में। कम अक्रॉस, उसके बाद देखो कम राउंड, कम राउंड, उसके बाद देखो कम ऑफ। तो तीनों की तीनों कम के ऊपर है। एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन इसको पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। कम अराउंड, सॉरी कम अराउंड, कम अक्रॉस क्या है? कम अक्रॉस है। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? टू फाइंड और एनकाउंटर समथिंग समवन अनएक्सपेक्टेडली। मतलब मान लेते हैं आपकी कोई चीज खो गई थी, फॉर एग्जाम्पल चाबी खो गई, किसी गेट की, किसी ताले की चाबी खो गई। आपने बहुत ढूंढी, मिली नहीं। फिर कभी अचानक आप कुछ और काम कर रहे थे, कहीं सफाई कर रहे थे, मिल गई चाबी। आपने कहा अरे यार ये रही चाबी, उस दिन ढूंढ के थक गया, चाबी नहीं मिली, आज मिल गई। तो उसको अपन क्या कहेंगे? कम अक्रॉस कहेंगे। अचानक से कोई चीज मिल जाए। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं कोई बंदा अचानक से मिल गया, है ना, उसको भी आप कम अक्रॉस से लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, टू अपीयर और सीन इन अ पर्टिकुलर वे, या फिर किसी भी चीज का किसी तरीके से अपीयर हो जाना, उसको भी हम कम अक्रॉस कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, वाइल रिसर्चिंग द पॉलिसी पेपर, सुनना, पॉलिसी पेपर को रिसर्च करते हुए, उस समय जब वो पॉलिसी पेपर को रिसर्च कर रहा था, आई केम अक्रॉस अ क्रूशियल डाटा डिस्क्रिपेंसी। तो उसको क्या मिला? उसको मिला है क्रूशियल डाटा में डिस्क्रिपेंसी है, कुछ दिक्कत है। सर्च करते करते अचानक उसको दिखी, अरे यार ये तो गड़बड़ है ना। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? कम अक्रॉस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। आप एनकाउंटर कह सकते हैं, स्टम्बल अपॉन कह सकते हैं, मतलब किसी एक जगह आकर के अचानक से रुक जाना, स्टम्बल अपॉन। रन इनटू का मतलब क्या है? एक्सीडेंटली किसी से मिल जाना। चांस अपॉन, एमर्ज एज आपको पता है। चांस अपॉन, ठीक है, चांस अपॉन का मतलब अपन कह सकते हैं भाई कोई चीज मिल गई, बाय चांस मिल गई, बाय चांस, चांस अपॉन। लेकिन रन इनटू फ्रेजल वर्ब है, स्टम्बल अपॉन फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा। दोनों का मतलब, रन इनटू का मतलब एक्सीडेंटली किसी से आपकी मुलाकात हो गई या आप मिल गए। अगर आप एंटोनिम देखेंगे, मिस कर जाना, अवॉइड, ओवरलुक, इवेड जब भी आए तो इसके साथ एक एल्यूड वोकैब जरूर लिखो। और जब एल्यूड लिखो तो एल्यूड का डिफरेंशिएट जरूर करो। एल्यूड का मतलब क्या होता है? एल्यूड डबल एल और ए से स्टार्ट है, हिंट, क्लू। और अगर एल्यूड मिले तो इसका मतलब इवेड होता है, मतलब एस्केप होता है। अब बताओ ये आपको याद हो गया नहीं हो गया? जितनी बार आएगा मैं ये आपके लिए लिख दूंगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। इग्नोर, बात खत्म। चलो, कम राउंड का मतलब क्या होता है? कम राउंड, कम राउंड, देखो कम राउंड का मतलब होता है कि कोई अपनी ओपिनियन बदल दे या रख दे। हाँ ठीक है, चल यार कर लेते हैं, चल कर ही लेते हैं, ऐसे पहले नहीं मानता था। जैसे टू चेंज वंस ओपिनियन, किसी की ओपिनियन चेंज हो जाना है, करवा देना। टू रीगेन कॉन्शियसनेस, टू रीगेन कॉन्शियसनेस मतलब होश में आ जाना। टू विजिट इनफॉर्मली, आप ये कह सकते हैं, इसके तीन मीनिंग है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है एग्जाम में वो यूज होता है कि चेंज वंस ओपिनियन। एग्जाम्पल देख लो आप, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डेलिब्रेशन, देखो बहुत प्रोलॉन्ग मतलब बहुत टाइम से जो डेलिब्रेशन चल रही है। डेलिब्रेशंस का मतलब क्या होता है? बातचीत चल रही थी, सोच विचार चल रहा था, वो सब। बहुत लंबे डेलिब्रेशंस के बाद द कम्युनिटी फाइनली केम राउंड टू द प्रपोजल। तो जो कमेटी थी फाइनली वो मान ली, कह रहे चलो ठीक है यार ये प्रपोजल के लिए हम हाँ करते हैं। बहुत ज्यादा उनमें बातें चली, बहुत ज्यादा सोच विचार हुआ, फिर उनका चलो ठीक है यार मान जाते हैं। तो मतलब चेंज वंस ओपिनियन, पहले नहीं मान रहे थे फिर मान गए, तो उसको अपन क्या कहते हैं? टू चेंज वंस ओपिनियन। कैपिटुलेट अपन कह सकते हैं, है ना, कैपिटुलेट कह सकते हैं, रिकंसीडर कह सकते हैं अपन, रिवाइव कह सकते हैं, कंसीड कह सकते हैं, एक्वेंस कह सकते हैं, ठीक है। होश में आना, मिलने आना, तो मिलने आना ठीक है, इतना यूज नहीं होता है। होश में आना का मतलब अपन, होश में आना भी वैसे इतना यूज नहीं होता है, लेकिन इसको अपन याद रख सकते हैं। क्लियर है? कम राउंड का मतलब अपनी ओपिनियन
चेंज कर देना। तो आफ्टर प्रोलॉन्ग डेलिब्रेशन द कमिटी फाइनली केम राउंड टू द प्रपोजल। तो फाइनली कमिटी जो थी वो मान गई, उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। अब आप एक चीज सोचिएगा, कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? गिव अप कर देना होता है। तो गिव अप का मतलब क्या हो गया? अब आप कहेंगे सर ये तो मान गई तो गिव अप करना कैसे हो गया? सुनो, अपना ओपिनियन चेंज कर देना। अगर पहले आपकी ना थी तो आपने हाँ कर दी। पहले अगर आपकी हाँ थी फिर आपने कहा, पहले मान लो आपकी ना थी, नहीं 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 नहीं, फिर आपसे डिसीजन चेंज करवा दिया, आपने हाँ कर दी। पहले आप मान लो हाँ हाँ कर देते, फिर आपका डिसीजन चेंज करवा के आपको ना कर दिया। कुल मिलाकर के जो भी आपने सोच रखा था, आप जिस चीज पे टिके हुए थे उससे आप गिव अप कर गए। नहीं, चल ठीक है मानी तेरी बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो कमेटी होगी, ये कमेटी क्या कह रही होगी कि यार हम इस प्रपोजल पे नहीं मानेंगे। फिर उन्होंने कहा चल ठीक है, गिव अप कर गए, चले यार मान ही लेते हैं ऐसे। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटुलेट लिखा, गिव अप लिखा, रिकंसीडर करना हो गया, रिवाइव हो गया, कंसीड हो गया। अच्छा, कंसीड का मतलब क्या होता है? सुनिएगा, कंसीड का मतलब होता है कि भाई पहले हम किसी भी चीज के लिए मना कर रहे थे, फिर हम मान गए, मतलब गिव अप कर दिया, कुल मिलाकर के अपनी बात छोड़ दी, गिव अप कर दिया। तो इसको भी कहीं ना कहीं आप गिव अप से रिलेट करेंगे। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। मैं एक काम करूंगा, कम राउंड के 2-3 क्वेश्चन बना के आज 2-3 क्वेश्चन बना करके आज आपको इवनिंग में 8 PM पे टेलीग्राम चैनल पर क्यूज करवाया जाएगा। तो आप कम राउंड को अच्छे तरीके से और समझ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कम ऑफ, कम ऑफ क्या होता है? अब यहां पे ऑफ लिखा हुआ है। कम ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड और टर्न आउट वेल, मतलब सक्सीड होना या अच्छी तरीके से सामने आना। अच्छी तरीके से सामने आने का मतलब क्या? मतलब यार जो चीज चाहते थे वो बढ़िया तरीके से होगी। तो आप ये बोल सकते हो सफल होना या फिर अच्छी तरह पूरा होना, एक ही बात है। सफल होना, अच्छी तरह पूरा होना, एक ही बात है। टू डिटैच और बी रिमूव्ड, क्योंकि देखो ऑफ लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ऑफ का मतलब होता है स्विच ऑफ, कहीं ना कहीं ऑफ का मतलब है यहां पर डिटैच करना, अलग करना। टू अपीयर इन अ सर्टेन वे, यही बात है। सक्सीड करना, टर्न आउट वेल और टू अपीयर इन अ सर्टेन वे, ये एक ही मान। बस एक चीज अलग रखना कि इसका मतलब डिटैच और रिमूव करना भी होता है। मैं ये फ्रेजल वर्ब क्यों लाया? क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग फ्रेजल वर्ब है। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, मैं क्लास में बार बार ले लूंगा, याद हो जाएगी। ठीक है, सक्सीड, पैन आउट, डिटैच। अच्छा सुनो, देखो सक्सीड, पैन आउट का मतलब, डिटैच का मतलब अलग होना, मेटेरियलाइज का मतलब सच होना, पुल ऑफ का मतलब खींचना, अलग होना। अच्छा, पैन आउट का मतलब क्या है? एक मिनट, पैन आउट किस वे में जाएगा? एक मिनट रुकिएगा, मैं कंफर्म करना चाहता हूं। मेरे माइंड में एक पिक्चर तो है, लेकिन अगर वो पिक्चर गलत बन गई तो आपको मीनिंग गलत याद हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ देखा। देखिए, पैन आउट का मतलब होता है कोई भी चीज को अपन ने कंक्लूड कर दिया, फाइनल कर दिया, कंक्लूड कर देना। तो पैन आउट कर देना मतलब कोई भी चीज फाइनलाइज हो गई, अपीयर हो गई किसी एक पर्टिकुलर वे। बाकी सब सिंपल है, आप लोग को पता है। बस पैन आउट का मतलब कंक्लूड, आप लोग ध्यान रखिएगा। फेल, कोलैप्स, फ्लॉप, स्टिक, मिसफायर, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। एग्जांपल, डिस्पाइट स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का मतलब डाउटफुल सिचुएशन है। दी मर्जर केम ऑफ बेटर देन एक्सपेक्टेड, तो मर्जर बहुत अच्छे तरीके से सामने आया, सक्सेसफुली तरीके से सामने आया, जितना हमने एक्सपेक्ट करा था उससे भी बढ़िया काम हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए। हाँ, पैन आउट को आप एक काम करो, टर्न आउट से भी रिलेट कर लो तो इजी हो जाएगा। सीट एट द टेबल, लास्ट आज की क्लास का वोकैब पोर्शन ये है इडियम, सीट एट द टेबल। सीट एट द टेबल का मतलब क्या है? देखो सुनिएगा, आपको पता है कभी मीटिंग होती है तो बहुत बड़ा टेबल होता है, कभी आपने फोटो वोटो में देखा हो, बहुत बड़ा टेबल होता है। यहाँ पर एक बंदा बैठा होता है, एक बंदा यहाँ बैठा होता है, यहाँ बहुत सारे 1 2 3, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, कोई भी डिस्कशन चल रहा है। मान लो ये कोई पेपर है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, इतना बड़ा पेपर है, एक इस कोने से पढ़ रहा है, एक उस कोने से पढ़ रहा है, ये साइडों से पढ़ रहा है। अब अगर इस टेबल पे सीट मिल जाए तो इसका मतलब ये ना आपका भी ओपिनियन सुना जाएगा। इस टेबल पे जितने भी लोग बिठाए गए हैं सबका ओपिनियन सुनने के लिए बिठाए गए हैं। भाई आपका क्या कहना है, आप अपनी राय दीजिए, आप अपना सजेशन दीजिए।
तो अगर इस टेबल पे सीट मिल जाए तो मतलब आप राय दे पाओगे, तो मतलब द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग और हैव अ वॉइस इन इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, तो ये टेबल है, टेबल पे पेपर है, कोई इधर से पढ़ रहा है, कोई इधर से पढ़ रहा है, कोई टेढ़ा पढ़ रहा है, कोई सीधा पढ़ रहा है, और वहां पर अगर आपको सीट मिल जाए तो इसका मतलब सीट एट दी टेबल। तो अब आप उस इंपॉर्टेंट डिसीजन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो वॉइस इन डेलिब्रेशन, स्टेक होल्डर एक्सेस, डिसीजन मेकिंग रोल, प्लेस इन नेगोशिएशन, पार्टिसिपेटरी स्टैंडिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अगर आप इधर आओगे, मार्जिनलाइजेशन मतलब नॉर्मल हटा दिया, आपको बाहर कर दिया, एक्सक्लूजन, साइलेंसिंग चुप बैठ, टेबल पे सीट मिल गई लेकिन चुप बैठ, डिस, ये क्या लिखा है, एनफ्रेंचाइजमेंट, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब क्या है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब ये है अलग कर देना, हटा देना, पावरलेसनेस, पावर नहीं है, ये सब इसके एंटोनिम है। आफ्टर प्रोलॉन्ग डेलिब्रेशन द कमिटी फाइनली केम राउंड टू द प्रपोजल, देखो सेम वही है, बस यहाँ पे केम राउंड टू आ गया। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा अपन वो वाली फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल गलत है, इसका एग्जाम्पल नहीं है, कोई बात नहीं, आपको सिंपली समझ में आ गया होगा क्या बात बोली जाती। दैट्स इट। ये था हमारा वोकैबलरी वाला सेक्शन। आई होप आप लोगों को वोकैबलरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब सुनिएगा, अब हमारे पास आज का जो आरसी है उसमें एक पैराग्राफ ये है, आज का जो आरसी है वो है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, और एक अजीब सा ही आरसी है ये, आप लोग जब पढ़ेंगे आप लोग को तब समझ में आएगा। दूसरा पैराग्राफ आपका ये है, और तीसरा पैराग्राफ आपका ये है, और फोर्थ पैराग्राफ आपका ये है। अब आप ये देख रहे होंगे कि सर ये रेड रेड क्या है, ये जो रेड में यहाँ पर कलर कर रखा है इसके अंदर एरर हो सकती है, आप लोग को एरर ढूंढनी है। तो पहले हम रीडिंग करेंगे फिर हम एरर ढूंढेंगे। तो आरसी सॉल्व करने से पहले आप सबको पता है हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर के कीवर्ड्स को समझते हैं, फिर आरसी को करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक, अभी आपको पता चलेगा जब आप आरसी पढ़ेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गिवन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फोर्ज एंड पैक्स सिलिका। तो कहा जा रहा है कि कोई फोर्ज है और कोई पैक्स सिलिका है, विच सिनेरियो इज लीस्ट लाइकली टू बी एन आउटकम ऑफ दिस इनिशिएटिव। अब सुनिएगा, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यार पैसेज में फोर्ज और पैक्स सिलिका की बात हो रही होगी, उसके आउटकम्स आप लोग को देखने हैं, आउटकम्स क्या आ रहे हैं उसके। देखो आउटकम की बात हो रही है, तो भाई ऑथर ने जब ये आरसी लिखा होगा, जब ये आर्टिकल लिखा होगा तो उसने बताए होंगे इन दोनों इनिशिएटिव के आउटकम्स क्या आ रहे हैं। तो आपको सारे आउटकम्स पढ़ लेने, देख लेने। उसके बाद इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो लीस्ट लाइकली है। लीस्ट लाइकली का मतलब क्या होता है, जो फॉल्स है। तो इसका मतलब 4 आउटकम्स तो आपको पैसेज में मिलेंगे, एक आउटकम ऐसा होगा जो पैसेज में नहीं होगा या जो गलत होगा। तो आपको बस वो आउटकम निकाल करके आंसर दे देना है। पहला क्वेश्चन ये कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज प्राइमरी ड्राइवर। प्राइमरी ड्राइवर को बहुत ध्यान से देखिए, बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट डिसीजन। प्राइमरी ड्राइवर का मतलब क्या होता है, प्राइमरी ड्राइवर का मतलब ये मेन जो पॉइंट था वो क्या था, बिहाइंड किसके पीछे, यूनाइटेड स्टेट का जो डिसीजन था। क्या डिसीजन था, टू फॉर्म द न्यू कोएलिशन ऑफ विलिंग कंट्रीज फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। तो भाई इसने कोई ग्रुप बनाया होगा, कोई इसने कोएलिशन बनाया होगा, तो उसका रीजन क्या था, प्राइमरी रीजन, मेन मुद्दा उसका क्या था। तो बस आपको मेन मुद्दा ढूंढना है, आंसर लगा देना है, बात खत्म, आगे बढ़िए। पढ़ रहे हैं ना आप लोग क्वेश्चन आंसर। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट स्पेसिफिक पास्ट इवेंट वैलिडेट्स। अब देखो कौन सा पास्ट इवेंट वैलिडेट कर रहा है, वैलिडेट का मतलब सपोर्ट कर रहा है इंडिया कंसर्न एंड नीड टू ज्वाइन द यूएस लेड ब्लॉक। तो भाई कोई यूएस लेड ब्लॉक है
वो कौन सी बात है जो इंडिया को मजबूर कर रही है कि यार तू यूएस लेड ब्लॉक को ज्वाइन कर ले। पढ़ेंगे पता लग जाएगा कौन सी ऐसी बात है। ठीक है, हो सकता है आपको बैकग्राउंड में वॉइस आए, प्लीज इग्नोर करिए। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया पोजीशन। अब इंडिया की पोजीशन ये तो जब हम पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे। नेक्स्ट, ग्लोबल अलायंस के बारे में, ग्लोबल अलायंसेस के बारे में आपको बताऊं। आज विंडो ओपन है, हो सकता है वॉइस आप लोग को तेज आ रही है। ठीक है, चलिए रीड करिए। चलिए देखिए, अगर आपने इस आरसी का पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा। आरसी थोड़ा अजीब है, अलग टॉपिक के ऊपर है, आप इससे बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं होंगे। इस टॉपिक से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस एडिटोरियल से, और क्वेश्चन आंसर को कैसे टैकल करना है वो भी समझ में आएगा। तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर देना। एक आ जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं किस तरीके से रीड करना है। देखो, जब भी विथ से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ड्यू टू लिखा जा रहा है, ओइंग टू लिखा जा रहा है, या फिर बिकॉज ऑफ लिखा जा रहा है। तीनों ही चीजें आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ड्यू टू रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जा रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स, ड्यू टू रेयर अर्थ मिनरल्स एमर्जिंग एज द नेक्स्ट बिग रिसोर्स। अगर आप इसकी हिंदी करेंगे तो बोला जा रहा है क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं अब वो एमर्ज हो रहे हैं एज, कैसे एमर्ज हो रहे हैं, नेक्स्ट बिग रिसोर्स, एक नेक्स्ट बिग रिसोर्स बन रहे हैं फॉर नेशंस, नेशंस के लिए। तो कुल मिलाकर के यहां पे बोला जा रहा है जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको नेक्स्ट बिग रिसोर्स बोला जा रहा है नेशंस के लिए। सीकिंग टू स्टे अहेड इन द रेस फॉर ग्लोबल पावर। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पर ये बोला जा रहा है सीकिंग टू स्टे, तो ऐसे डिमांड है, ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि स्टे अहेड, अगर स्टे अहेड रहना है, अगर आपको आगे रहना है इन दी रेस फॉर ग्लोबल पावर, जो ग्लोबल पावर की रेस है उस रेस में अगर आपको आगे रहना है तो रेयर अर्थ मेटल्स,
मेटल है, मिनरल्स है, मिनरल्स। तो रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, समझ में आ गई। मतलब सर रेयर अर्थ मिनरल्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जी हाँ दी जा रही है। The US has unveiled its most ambitious plans। तो बोला जा रहा है जो यूएस है वो अनवील कर रहा है इट्स मोस्ट एम्बिशियस प्लान, उसके कुछ मोस्ट एम्बिशियस प्लान्स हैं। येट टू कराल कंट्रीज इनटू अ कोलिशन ऑफ द विलिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स दैट विल कोऑर्डिनेट प्राइस फ्लोर्स फॉर मिनरल्स यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो यहां पर सिंपल सी बात ये बोली जा रही है कि भाई यूएस के पास कोई प्लान है। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि कंजंक्शन का रोल होता है। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि सर यहां पे येट लिखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे येट टू लिखा है। येट टू का मतलब उसके प्लान तो हैं, उसने प्लान अनवील तो करे यूएस ने, लेकिन अभी तक वो फुलफिल नहीं हुए। येट टू का मतलब अभी भी वो चीज फुलफिल नहीं हुई है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द रिपोर्ट इज येट टू कंप्लीटेड। येट टू कंप्लीटेड तो नहीं होगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, येट टू कंप्लीट। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो रिपोर्ट है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अभी हो जाएगी, पॉसिबल है कि हो जाए, हुई नहीं अभी, हो जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि यूएस हैज अनवील्ड इट्स मोस्ट एम्बिशियस प्लान्स। तो यूएस ने अनवील कर दिए हैं अपने एम्बिशियस प्लान, लेकिन वो प्लान अभी फुलफिल नहीं हुए। प्लान क्या है? येट टू कोराल कंट्रीज इनटू अ कोलिशन। उसका प्लान ये है कि वो कराल करेगा, मतलब इकट्ठा करेगा कंट्रीज को, इनटू अ कोलिशन में ग्रुप बनाएगा ऑफ द विलिंग फॉर, वो कंट्रीज जो विलिंग है, जिनको चाहिए, फॉर क्रिटिकल मिनरल्स दैट विल कोऑर्डिनेट। फिर वो आपस में मिलकर के दैट विल कोऑर्डिनेट प्राइस फ्लोर्स, जो आपस में मिलकर के प्राइस फ्लोर को कोऑर्डिनेट करेंगे फॉर मटेरियल्स यूज्ड इन सेमीकंडक्टर। वो मटेरियल जो यूज होते हैं सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, यहां सभी। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बताइए, कोई दिक्कत? किस तरीके से मैंने कनेक्ट करा, समझ में आ गया? चलिए एक बार और वापस से बता रहा हूं, सुनिएगा। आपने देखा भाई रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो एमर्ज हो रहे हैं, वो नेक्स्ट बिग रिसोर्स बन रहे हैं नेशंस के लिए। जितने भी नेशंस हैं, नेशंस मतलब जितनी भी कंट्री हैं, अब उनका ये मानना है कि यार अगर हमें आगे रहना है इस रेस में ग्लोबल पावर की, तो हमारे को रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। इसी वजह से यूएस ने एक प्लान बनाया, उसके कुछ एम्बिशियस प्लान है। उस प्लान का हिस्सा ये है कि वो क्या करेगा, कराल करेगा, कंट्रीज को इकट्ठा करेगा। कराल मतलब इकट्ठा करेगा, एक कोएलिशन बनाएगा उसका, किनका? क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, जिससे कि वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर पाएगा प्राइस फ्लोर्स को फॉर मटेरियल यूज, जो मटेरियल यूज होते हैं इन चीजों में। ओके, फिर आगे बढ़े। द प्राइमरी फैक्टर बिहाइंड दिस, क्वेश्चन का आंसर मिल गया, वहां पे भी यही था, प्राइमरी फैक्टर बताओ। तो बोला जा रहा है प्राइमरी फैक्टर बिहाइंड दिस मूव इज काउंटरिंग चाइनास डोमिनेंस ऑफ द सेक्टर। काउंटरिंग का मतलब क्या होता है? कम करना, वीक करना, कमजोर करना, कर्व करना, कंट्रोल करना। तो वो चाहता है चाइना का जो डोमिनेंस है ऑफ द सेक्टर, एक सेक्टर में, इसी सेक्टर में जो चाइना का डोमिनेंस है उसको वो काउंटर करना चाहता है। इट माइंस ऑलमोस्ट, अब इट किसके लिए आया होगा? आपको पता है जब भी आप सेंटेंस पढ़ो, प्रोनाउन आए तो प्रोनाउन को रिलेट करो किसके लिए। इट आया होगा चाइना के लिए, चाइना के लिए इट आए। इट माइंस मतलब ये माइन करता है ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड रेयर अर्थ। तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें से 60% तो चाइना निकालता है जमीन में से। माइंस मतलब निकालता है जमीन में से। एंड प्रोसेसेस, अब देखो इट के लिए माइंस आ गया, इट के लिए ही प्रोसेसेस आ गया। चाइना ही माइंस करता है, चाइना ही प्रोसेस करता है अबाउट 90%। और जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मेटल्स बोल रहा हूं बार बार, जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसका 90% ये प्रोसेस करता है। 60% निकालता है, 90% ये प्रोसेस करता है। तो इसका मतलब चाइना का डोमिनेंस यहाँ पे दिखाया गया है, और ये मूव इसलिए खेला गया है कि चाइना का डोमिनेंस खत्म हो सके। फटाफट उस क्वेश्चन पर जाओ, जब आप एग्जाम में होगे तो आपके हाथ में आधी स्क्रीन पर पैसेज होगा, आधी स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर होगा। आपने जैसे ही पढ़ा यार यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर या प्राइमरी रीजन हमारे को मिल रहा है, तो आप फटाफट वो क्वेश्चन साइड में खोलोगे, पढ़ोगे, आंसर लगाओगे, 1 नंबर आपके पास, बात खत्म। एक पैराग्राफ 1 नंबर आपके पास आ गया।
प्राइमरी फैक्टर ये रहा। बताओ क्या आंसर होगा। रवि पांडा, रवि पांडा इंग्लिश अच्छा नहीं है तभी तो कोर्स बनाए। क्या आएगा भाई इसका आंसर? क्या अब किसी स्टूडेंट का आंसर गलत होगा? किसी भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं होगा। टू काउंटर एक्ट चाइनाज ओवरवेलमिंग कंट्रोल। अब देखो आप ब्यूटी देखो, क्वेश्चंस की ब्यूटी क्या है, ऑप्शंस की ब्यूटी देखो, वहां पर डोमिनेंस वर्ड का यूज करा गया है। देखो मैं ये चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेगी। ये जो छोटी छोटी चीजें ना, अगर आप यहां से ही सीख के जाओगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां हमने क्या पढ़ा? डोमिनेंस पढ़ा। यहां हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी फैक्टर पढ़ा। तो एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होगा प्राइमरी फैक्टर यहां लिखा है तो क्वेश्चन में भी प्राइमरी फैक्टर लिखा हुआ। क्वेश्चन भी चेंज होगा, ऑप्शन भी चेंज होगा, आपको सेंस समझना है। यहाँ पे डोमिनेंस लिखा, उन्होंने डोमिनेंस वोकैब यूज नहीं करा, उन्होंने ओवरवेलमिंग वोकैब यूज कर लिया। क्योंकि मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। बात है 2018 की या 2019 की। 2018-19 में या 2020 तक भी पता है क्या होता था? स्टूडेंट कैसे आंसर करता था? ये पैसेज की लाइन देख ली, प्राइमरी ड्राइवर। अब ये क्वेश्चन की लाइन देख ली, प्राइमरी ड्राइवर, पैसेज में गया, प्राइमरी ड्राइवर देख रहा है, ये रहा, ले। मैंने खुद ने ऐसे आरसी सिखाए हैं स्टूडेंट्स को, मैंने खुद ने सिखाए हैं। जब वैसा आता था, अब सिनेरियो चेंज हो गया। अब ऐसा कभी नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो एक आध क्वेश्चन कि आपको लाइन दिख गई, आपने लाइन मिला दी, ऐसा नहीं होता है। तो उसका आंसर सी हो जाएगा। आई होप कंट्रोल ओवर द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ। ये लो, सी आंसर आ गया, बात खत्म। ऐसा आंसर कब आएगा? जब आप क्वेश्चन पढ़ के आए हो, आप पैसेज पढ़ रहे हो, आपको स्ट्राइक हुआ यार ये तो क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन साइड में खोल लिया, हाथों हाथ आंसर लगा दिया, बात खत्म। बार बार पैसेज पे नहीं आना है, पजल की तरह बनाना है। पजल एक बार पढ़ ले तो बार बार पजल पे नहीं आते हो आप लोग। अब इधर आ, इंडियाज इनिशिएटिव्स, ये कोमा हटा दूं? ठीक है, हटा दिया, बाद में पढ़ेंगे इसको भाई, क्योंकि देखो इंडिया का इनिशिएटिव्स है। अब वो इनिशिएटिव क्या है वो गिनवाए जा रहे हैं इसमें, वो बाद में पढ़ लेंगे, पर पहले मेन बात पढ़ ले। तो इंडिया के इनिशिएटिव्स है। अब वो इनिशिएटिव्स क्या है, वो इस कोमा के अंदर बंद है, वो अपन पढ़ लेंगे बाद में। पहले यहां से उठाते हैं। इंडियाज इनिशिएटिव्स आर अ पॉइंटर टू द सेंट्रलिटी ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन दिस एरिया। इंडिया का जो इनिशिएटिव्स है, इंडिया के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, आर अ पॉइंटर, वो एक पॉइंटर है, वो पॉइंट कर रहे हैं किसके ऊपर? सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी का मतलब कि भाई हमें इंपॉर्टेंस चाहिए, हम इंपॉर्टेंस समझ गए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्रिटिकल है ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन दिस एरिया। तो आप सेंट्रलिटी को आप क्रिटिकल से रिलेट करिएगा। क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट। तो आप ये बोल सकते हैं इंडिया का इनिशिएटिव जो है वो एक पॉइंटर है, वो पॉइंट कर रहा है, वो एक हिंट दे रहा है, क्लू दे रहा है कि हम क्रिटिकलनेस समझ चुके हैं किसकी? सेल्फ सफिशिएंसी इन दिस एरिया। हमें इस एरिया में सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। अब क्या इनिशिएटिव है? जैसे कि एस्टेब्लिशिंग अ डोमेस्टिक इकोसिस्टम, वो लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं डोमेस्टिक इकोसिस्टम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ये लोग एस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं वो, और क्रिएशन करने की सोच रहे हैं डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। ये ले भाई, ये इनिशिएटिव है। एक तो ये वो एस्टेब्लिश करेंगे कोई परमानेंट मैग्नेट, दूसरा वो लोग रेयर अर्थ कॉरिडोर, एक डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बना रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भाई इंडिया के इनिशिएटिव क्या है, हमें पता है क्या है, आके बता देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वॉज इन अटेंडेंस इन वॉशिंगटन एज यूएस वाइस प्रेसिडेंट। अब इसको सुनना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर वॉज इन अटेंडेंस, तो वो गए थे कहां पर? इन वॉशिंगटन गए थे, क्योंकि यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अनवील्ड द प्रेफरेंशियल ट्रेड ब्लॉक ऑफ मोर देन 50 नेशन। तो भाई जो वॉशिंगटन के वो यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अनवील करा था प्रेफरेंशियल ट्रेड ब्लॉक। प्रेफरेंशियल मतलब इसको प्रेफरेंस दी, भाई हाँ ये हमारा ट्रेड ब्लॉक होगा जिसमें 50 नेशन से ज्यादा नेशन है। दी फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, आ गया फोर्ज। अब फोर्ज अगर आया है तो आगे आपके पास फोर्ज और आगे आपके पास पैक्स सिलिका भी आएगा।
फिर इसके आउटकम्स पढ़ेंगे, आउटकम्स पढ़ेंगे तो इसका क्वेश्चन भी होगा। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि भाई जो फोर्ज है विल फोकस ऑन मिनरल पॉलिसी, ये मिनरल पॉलिसी पे फोकस करेगा, एक्सट्रैक्शन पे फोकस करेगा, प्राइसिंग पे करेगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट याद करिए कल ही हमने पढ़ा है, कल मतलब जब मेरी लास्ट क्लास थी तो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस बताया था। मैंने कहा था ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है जिसमें ई आ रहा है मतलब इसका मतलब कंप्लीट होता है पैक्स सिलिका। अनदर यूएस लेड इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन एआई रिलेटेड सप्लाई चेन। अब अनदर यूएस लेड इनिशिएटिव ये किसके लिए आ रहा होगा, पैक्स सिलिका के लिए आ रहा होगा। तो पैक्स सिलिका कौन है, एक और यूएस लेड इनिशिएटिव है जिसका फोकस्ड है एआई रिलेटेड सप्लाई चेन पे। बोथ इनिशिएटिव्स पॉइंट टू एन एमर्जिंग ग्लोबल, बोथ इनिशिएटिव मतलब पैक्स सिलिका और फोर्ज, क्या कहा जा रहा है, बोथ इनिशिएटिव्स पॉइंट टू एन एमर्जिंग ग्लोबल बैटल फ्रंट। जो दोनों ही इनिशिएटिव हैं वो पॉइंट कर रहे हैं टू एन एमर्जिंग, एमर्जिंग मतलब एमर्ज होता हुआ कोई चीज आ रही है, एमर्जिंग ग्लोबल बैटल फ्रंट। बैटल फ्रंट का मतलब जहां पे आपस में कंट्रियां लड़ेंगी, कंपीट करेंगी। बैटल फ्रंट का मतलब कंपीट करेंगी, बैटल और फ्रंट, बैटल ग्राउंड बोल सकते हो आप, जहां पे कंपनियां आकर के कंपीट करेंगी। वेयर लीडर्स, जहां पे लीडर्स आर स्काउटिंग, स्काउटिंग का मतलब अपने क्या पढ़ा था, स्काउटिंग का मतलब अपने क्या पढ़ा था, एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, टैलेंट सर्च करना, टैलेंट ढूंढ करके लाना। डीआईडी और इंडियन आइडल का एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो बोला जा रहा है एक ऐसा बैटल फ्रंट क्रिएट करेंगे जहां पर लीडर्स आर स्काउटिंग, जहां पे लीडर्स ढूंढेंगे, ऑब्जर्व करेंगे फॉर अलाइज इन सेल्फ इंटरेस्ट। वो देखेंगे यार हमारे लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा नेशन अच्छा है, इसके साथ हम टाइप कर लेते हैं, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो लोग अलाइज के लिए स्काउटिंग करेंगे, ढूंढेंगे। एंड टू गार्ड अगेंस्ट, और खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, एनी पावर कॉर्नरिंग, एनी पावर कॉर्नरिंग रेयर बट क्रूशियल रिसोर्सेज। तो गार्ड अगेंस्ट करेंगे मतलब क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करेंगे कोई भी ऐसा जो कॉर्नरिंग कर रहा होगा, कॉर्नरिंग मतलब जो डोमिनेट कर रहा होगा उस रेयर अर्थ मेटल्स पे, रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो भी डोमिनेट कर रहा होगा उससे प्रोटेक्ट करेगा। ये जो इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अगर आप लोग इसको ऐसे पढ़ते तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। क्या यहां तक क्लियर है बताइए, इज इट क्लियर, समझ में आ गया सभी को? चले आगे, आ जाइए। अच्छा, कोई आप लोग को अभी क्वेश्चन का कीवर्ड मिला? मुझे तो नहीं लगता है कोई कीवर्ड मिला है। हाँ, हमने फोर्ज और ही पढ़ा, लेकिन इसके फायदे तो आगे भी होंगे। फायदे गिन लेते हैं फिर उस क्वेश्चन पर जाएंगे, है ना भाई। चलो फायदे गिन लेते हैं, इसको भी पढ़ लो, एरर भी दे देना, पहले रीड कर लो फिर एरर दे। अनिल वेट करिए, क्लास के एंड में बताता हूं। एडमिन अनिल को है ना अपने स्टडी की टीम का नंबर दे दो, और अनिल एंड में रुकिएगा, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। पहले रीड कर लो, एरर में मत फंसो। चलिए स्टार्ट करूं, चलिए आज मैं रीड कर रहा हूं, सुनिएगा। देखो, इंडियाज, और मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, कौन सा कलर लें, ब्लू ले लेते हैं। इंडियाज कंसर्न इज अंडरस्टैंडेबल, कहा जा रहा है इंडिया का जो कंसर्न है वो अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड other sectors were impacted last year when China
सडनली कर्ब द एक्सपोर्ट्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। ओके, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है इंडिया का जो कंसर्न है वो हम समझ सकते हैं। इंडिया क्यों कंसर्न है भाई? इंडिया क्यों चिंतित है? क्यों है? क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ये आपका सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद वर्ब नहीं आई तो आपकी टेंशन बढ़ जानी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब नहीं आई तो आपको वर्ब की तलाश में निकल जाना चाहिए। जैसे इधर इंडिया का कंसर्न, इसकी वर्ब आ गई, बात खत्म, टेंशन दो। यहां पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की वर्ब नहीं आई, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीजों की? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और अदर सेक्टर की। तो बात यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है, तो आप वर्ब क्यों लगा रहे हो? आपको यहाँ पर वोज लगाना चाहिए ना, तो यहाँ पे वोज आएगा। क्लियर? ठीक है, अच्छा। तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंपैक्ट हुई थी लास्ट ईयर, क्योंकि चाइना ने अचानक से रोक लगा दी थी, कर मतलब कम कर दिया था, रोक लगा दी थी एक्सपोर्ट्स पे, वो रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दे रहे थे। अब आ जाओ, आप मुझे बता सकते हो कि भाई जो पास्ट, कहां गया ये, वो कौन सा पास्ट इवेंट है जिसके चलते इंडिया कंसर्न है एंड नीड टू ज्वाइन द यूएस लेड ब्लॉक? आपने तो पढ़ लिया, आप लोग बता सकते हो कौन सा ऐसा कंसर्न है वो? क्या आएगा? क्या कंसर्न है? चाइना कर्बिंग एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स इंपैक्टिंग इंडिया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ई, बात खत्म। एक और नंबर आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ गया। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो हमें बात समझ में आ गई, चाइना ने अचानक से एक्सपोर्ट रोक दिया था। द न्यू यूएस लेड ब्लॉक इज अ की प्लेटफॉर्म। कहा जा रहा है नया यूएस लेड ब्लॉक जो बना है की प्लेटफॉर्म है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, टू हैव अ सीट एट द टेबल सिंपली टू अवॉइड एनी डोमिनेंस ऑफ चाइना ओवर क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्यों? टू हैव अ सीट, हमें एक सीट मिल जाए उस टेबल पे, जिससे कि हम सिंपली अवॉइड कर पाए, टाल पाए कोई भी डोमिनेंस चाइना की जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स के खिलाफ हो, उसको अपन टाल पाए। अगर चाइना नहीं दे तो हम कहीं और से ले ले। इसके यूएस लेड ब्लॉक में अपन अगर एंट्री मान लेते हैं, तो अगर चाइना नहीं देगी तो कोई दूसरी कंट्री हमारे को मिनरल्स दे देगी। Similarly, the US-led Pax Silica initiative, which India is expected to join, India expected to join, मतलब इंडिया सोच रहा है कि यार मैं ज्वाइन कर लूं, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया ज्वाइन करेगा, is crucial at a time when US is aggressively concluding का मतलब फाइनलाइज करना, याद रखिएगा, कंक्लूडिंग का मतलब फाइनलाइज करना। तो यहां पर ही बोला जा रहा है US-led Pax Silica initiative which India is expected to join, जो कि इंडिया ज्वाइन करना चाहता है। ये जो इनिशिएटिव है इस क्रूशियल एट अ टाइम, इस टाइम पे बहुत जरूरी है। कब? जब यूएस इज एग्रेसिवली कंक्लूडिंग, मतलब कंप्लीट कर रहा है, फाइनलाइज कर रहा है एग्रीमेंट्स को ऑन क्रिटिकल मिनरल्स विद कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज? आगे एग्जांपल है सच है इसके बाद, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड। इंडिया है 6% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व एज अगेंस्ट वियतनाम्स 90%। कहा जा रहा है इंडिया के पास सिर्फ 6% है, वियतनाम के पास 19% है। दिल्ली का मतलब इंडिया की गवर्नमेंट मस्ट रैपिडली रैंप अप मतलब स्पीड बढ़ाना, इट्स एक्सपर्टीज इन बोथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग। भाई इंडिया को जरूरत है रैंप अप करने की, स्पीड बढ़ाने की अपनी एक्सपर्टीज में, चाहे उनको एक्सट्रैक्शन करना हो, निकालना हो, या फिर उसको प्रोसेस करना हो। निकालने का प्रोसेस भी करना पड़ता है ना, तो उनको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। टू बी टेकन सीरियसली, इस बात को सीरियसली लो, एज अ प्लेयर एट अ टाइम when such assets are increasingly being used for national security leverage। कहा जा रहा है as a player at a time, अगर आप प्लेयर बनना चाहते हो इस टाइम पर, जब such assets, ये जो assets हैं, कौन से? ये जो मिनरल्स है, ये assets जब बहुत तेजी से बन रहे हैं या यूज हो रहे हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी लेवरेज। नेशनल सिक्योरिटी लेवरेज, अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी लेवरेज फायदा उठाना नेशनल सिक्योरिटी का, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये उत्तर का क्या है? ये उत्तर का सजेशन है भाई, स्पीड बढ़ाओ इंडिया स्पीड बढ़ाओ, ये उत्तर का सजेशन होगा। ठीक है। पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल एफर्ट्स, अगर आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं मल्टीलेटरल एफर्ट्स में, देखो पार्टिसिपेशन के लिए भी वर्ब नहीं आई है,
इन मल्टीलेटरल एफर्ट सच एज, अब एग्जांपल है, बताया जा रहा है क्या क्या है, सच एज द यूएस इनिशिएटिव, such as the US initiative will help as will speeding up cooperation under agreements India has signed with nations including Argentina and Australia। अब इसको समझना है इसमें है क्या। देखो, पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल एफर्ट्स सच एज यूएस इनिशिएटिव, ये रहा सच एज यूएस इनिशिएटिव, ये कहा जा रहा है कि भाई आप पार्टिसिपेट कर रहे हो मल्टीलेटरल एफर्ट्स में, जैसे कि यूएस ने कुछ बनाया, आप इंडिया वाले जा रहे हो, तो कहा जा रहा है ये जो आपका पार्टिसिपेशन है विल हेल्प, ये आपकी हेल्प करेगा, एज विल स्पीडिंग अप कोऑपरेशन। अब सुनना, यहां पर आप लोग सब क्या कह रहे हो, यहां पर आप सब कह रहे हैं कि सर विल के बाद ये आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब अगर आज मैं आप लोग को यह एरर नहीं करवाता तो शायद आप ये कंसेप्ट समझ नहीं पाते। मैं समझाता हूं कंसेप्ट क्या है, सुनिएगा। कंसेप्ट ये है कि जो पार्टिसिपेशन आपने मल्टीलेटरल एफर्ट्स में करा है विल हेल्प, ये हेल्प करेगा। अब अगर आपने एज लगाया है, सुनिएगा, आपने कहा हेल्प करेगा, कोमा के बाद आपने एज लगाया, फिर अगर आपने यहां पर विल लिखा तो इसका मतलब ये है ये उतना ही हेल्प करेगा जितना कि स्पीडिंग अप कोऑपरेशन, जितना कि आप कोऑपरेशन, उतना ही हेल्प करेगा स्पीडिंग अप कोऑपरेशन अंडर एग्रीमेंट, उतना ही आप लोगों को स्पीडिंग अप करना है कोऑपरेशन को इस एग्रीमेंट के अंदर। तो इसका मतलब ये है जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि एज के बाद विल लिखा हो, मोडाल लिखा हो, और यहां पहले भी वो मोडाल लिखा हो, तो इसका मतलब यहां पर हमारे को वर्ब नहीं, यहां पर हमारे को नाउन लिखना पड़ता है। इसका मतलब ये स्पीडिंग सही है, स्पीड नहीं कर सकते आप। स्पीड कब होता सर, फिर स्पीड तब होता जब ये एज नहीं होता, एंड होता, तब आप यहां पर विल के बाद स्पीड करते। अगर एज आ रखा है इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है जितना ये उतना ही वो ही, कंपैरिजन बता रहा है। मुझे पता है आप लोग को कंसेप्ट अभी इतना समझ में नहीं आएगा, ये पहली बार है जो आपने कंसेप्ट देखा है, ये कंसेप्ट पहले भी आते रहे हैं लेकिन आपने गौर नहीं करा होगा कि यहाँ पे एज लिखा हुआ है। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा, आज जो रात को मैराथन है हमारी 9 बजे, उसमें भी लेकर के आऊंगा। मैं कंसेप्ट आप लोग का क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। अभी आपने पहली बार पढ़ लिया, अब मैं इसके ऊपर बार बार क्वेश्चंस लाता रहूंगा, टेंशन मत लेना। इंडिया हैज साइंड विद नेशंस इंक्लूडिंग अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया। कहा जा रहा है इंडिया ने जो साइन कर रखे हैं जिसमें अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया है। क्या यहां तक क्लियर है, बताइए। मुझे पता था आप लोग सब स्पीड करोगे, इसलिए आपको ये एरर बना के देना जरूरी था, आप लोग गलत करो, क्योंकि गलत करी हुई चीज हमें याद रहती है। ये था आज का हमारा पूरा आरसी। बताइए आप लोग को आरसी कैसा लगा। और आप देख सकते हो मैं जो भी आरसी लेकर के आ रहा हूं उसमें कहीं भी आपको पॉलिटिक्स नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, एग्जाम में आ सकता है। साइंस बेस्ड आरसी है, इसमें बताई जा रही है इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है, यूएस की क्या है, चाइना की क्या है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दूसरे कंट्री के स्ट्रेंथ की बात हो रही होती है, दूसरे कंट्री में कैसा क्या चल रहा है उसकी बात हो रही होती है। पॉलिटिक्स बीच में नहीं आती, उनकी स्ट्रेटेजी आती है बीच में। तो स्ट्रेटेजी के ऊपर ये आरसी था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपके लिए लेकर के आया। अब जो जो क्वेश्चन बच रहे हैं फटाफट उसको उड़ाएंगे। अब आप मुझे बताओ, आपने पढ़ लिया फोर्ज भी पढ़ लिया, आपने पैक्स सिलिका भी पढ़ लिया, अब आप बताओ कौन सा फोल्स। हाँ, ये देखिए लाइव में जब आप जाएंगे तो एक यहाँ पे इवेंट आपका इंतजार कर रहा है। एरर के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखो, मैंने इस क्लास को कैसे बनाया मैं बता देता हूं। इसमें 30 क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन 30 है, इसका मतलब ये सिर्फ 30 रूल्स होंगे। रूल्स 90 भी हो सकते हैं, रूल्स 120 भी हो सकते हैं। 30 क्वेश्चन में मैं आपको पूरा निचोड़ दे दूंगा, जो जो 2025 में कंसेप्ट रिपीट हुए हैं
वो सारे कंसेप्ट 2026 की स्टार्टिंग में ही करवा दूंगा रिवीजन। अभी इसमें 181 लाइक्स हैं, प्लीज इसको लाइक करिएगा। रात को 9 बजे आप लोगों से मिलेंगे। इस साल की मेरी पहली मैराथन है, मतलब ज्यादा बड़ी भी क्लास नहीं होगी, लेकिन हाँ बहुत डिटेल में क्लास होगी। आप लोग को एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि एरर को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। इसका जो लेवल रखा गया है, देखो आपको मेरी एक खासियत ये मिलेगी, देखो मैंने क्लास बनाई है, मैं तो अपनी बड़ाई करूंगा ही, लेकिन आप लोग जब आओ तो नोट करना, मेरी जितनी भी क्लासेस आप देखते हो एक बात नोट करना, मैं जो लिखता हूं आरबीआई असिस्टेंट, तो आरबीआई असिस्टेंट का ही लेवल होगा। ये नहीं कि यार अभी आरबीआई असिस्टेंट चल रहा है और नोटिफिकेशन आ रखा है आरबीआई असिस्टेंट लिखो करवा दो, नहीं। आरबीआई असिस्टेंट लिखा है, एसबीआई क्लर्क लिखा है, तो यही लेवल रहेगा। मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है, मुझे कंटेंट से मतलब है। मुझे क्लास ऐसी देनी है, अगर स्टूडेंट आए तो क्या यार जो क्लास में बोला गया था, जो क्लास में समझाया गया बताएगा एग्जैक्ट, भले उसको कम बच्चा देखे ज्यादा देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना कंटेंट सॉलिड दूंगा, बस ये मेरा एक माइंडसेट है। इसी माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ भाई, फॉल्स क्या है इसमें, मैं पढ़ रहा हूँ। एंड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इन द यूएस एंड इंडिया इन शॉर्ट टर्म। सुनना, increase in the cost of consumer electronics in the US and India in the short term। यार ये क्या चीज है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ क्या चीज है, सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्ज एंड पैक सिलिका विच सिनेरियोस लीस्ट लाइकली, कौन सा सिनेरियो लीस्ट लाइकली है, ठीक है। कहा जा रहा है इंक्रीज हो सकती है कॉस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, हाँ हो सकती है, सुनिएगा, देखो सुनो सुनो सुनो। विच सिनेरियो इज लीस्ट लाइकली टू बी आउटकम ऑफ दीस इनिशिएटिव्स। तो अगर मान लीजिए हमने फोर्ज और पैक सिलिका बनाया, तो फोर्ज और पैक सिलिका क्यों बनाया जा रहा है, चाइना का डोमिनेंस कम करने के लिए। तो जब चाइना का डोमिनेंस कम होगा, चाइना से अगर मटेरियल नहीं आएगा, मिनरल्स नहीं आएंगे, तो क्या मैं मान सकता हूं कि कॉस्ट बढ़ सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। क्यों? क्योंकि जो भी मिनरल्स आते थे वो कहां पे यूज होते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ बढ़ तो सकती है सर, ये डाउट में लग रहा है। बी को देखो, अ कंप्लीट एंड इमीडिएट सेसेशन ऑफ ऑल मिनरल्स ट्रेड बिटवीन यूएस एंड चाइना। क्या ये हो सकता है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि इमीडिएट सेसेशन मतलब बंद हो जाए जितने भी मिनरल ट्रेड्स हो रहे हैं यूएस और चाइना के बीच में? क्या हम ये बोल सकते हैं सभी बंद हो जाएंगे? उसको डाउट में रखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रेयर अर्थ प्रोसेसिंग हब इन ऑस्ट्रेलिया एंड वियतनाम। हाँ भाई, क्योंकि जब ये फोर्ज और ये पैक सिलिका बनेगा तो नए नए हब भी बनेंगे, ये भी हो सकता है। पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, हाँ बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि भाई हम इंडिया वाले अगर यूएस के साथ हाथ मिला लेंगे इनिशिएटिव में, तो चाइना और इंडिया में दिक्कत बढ़ सकती है। सब्सिडीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय यूएस गवर्नमेंट टू अमेरिका माइनिंग कंपनीज। हाँ भाई, अगर यूएस को आगे बढ़ना है तो सब्सिडीज भी देगी। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बी आंसर गलत है, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लास्ट, बस क्लास खत्म होने वाली है, क्लास के बाद सब कुछ बताऊंगा। पेड बैच का क्लास कब हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। अभी बस कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए बस। हाँ तो भाई ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। अब ये बचा है। अब आप मुझे बताओ इंडिया की पोजीशन के रिगार्डिंग कुछ बातें बताओ मेरे को। आपने पूरा पैसेज पढ़ा है? हाँ भाई। अरे बेवकूफों, नोट नहीं पढ़ा क्या तुमने? हैं? नोट नहीं पढ़ा? इधर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? गलत वाला बताना है। इंडिया करेंटली प्रोसेस अ हायर परसेंटेज ऑफ ग्लोबल। क्या इंडिया हायर कर रही है? यार वियतनाम 19% कर रहा है, तुम सी दे रहे हो। चलो देखते हैं।
इंडिया हैज फॉर्मली ज्वाइंड द पैक्स सिलिका, फॉर्मली ज्वाइंड द पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। मैंने इसलिए तो तुमको कहा था भाई, कहां गया, इसलिए तो मैंने तुमको कहा था पैक्स सिलिका विच इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन, ज्वाइन करने वाला है, कर नहीं लिया है। देख रहे हो शब्दों का हेरफेर, तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज इम्यून टू ग्लोबल सप्लाई शॉक्स बिकॉज ऑफ इट डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। कह रहा है इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, इंडिया इम्यून टू है, इम्यून टू का मतलब इंडिया को फर्क नहीं पड़ता कि रेयर अर्थ मिनरल्स आए नहीं आए। क्यों नहीं पड़ता भाई, तेरे पास 6% ही है इंडिया, पड़ेगा फर्क। ले डी आंसर है इसका, ये होता है क्वेश्चन। ठीक है, आरसी छोटा, क्वेश्चन में ध्यान से देखना था, सिर्फ ये देख करके आंसर करोगे तो गलत होगा। यहां भी तो देखो भाई, नोट लिख दिया उसने, अगला क्वेश्चन बनाओ। हाँ भाई, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल अलायंस। ग्लोबल अलायंस के बारे में बताना है, यहां पढ़ लो, आपको सही वाला बताना है। द यूएस हैज सक्सेसफुली कंक्लूडेड एग्रीमेंट, कंक्लूडेड सक्सेसफुली, हाँ कंक्लूड कर रहा था वो, विद अर्जेंटीना, है अर्जेंटीना था क्या, उसने कुछ कंट्रीज के एग्जांपल दिए थे। देखो, कंक्लूडिंग एग्रीमेंट्स ऑन क्रिटिकल मिनरल्स विद कंट्री ऑस्ट्रेलिया, जापान। अब भाई अर्जेंटीना के साथ तो हम है, इंडिया है अर्जेंटीना के साथ तो। ले भाई, शब्दों का हेरफेर और काम खत्म, शब्दों का हेरफेर और काम खत्म। इंडिया हैज एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स विद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हैज एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया दैट कुड फैसिलिटेट कोऑपरेशन इन द रेयर अर्थ सेक्टर। क्या हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हैं एग्जिस्टिंग? चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ है, शाबाश, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, मतलब ही सही है। एस जयशंकर प्रेजेंस इन वॉशिंगटन signifies India's formal acceptance of leadership role in फोर्ज। अरे यार क्या खतरनाक क्वेश्चन बनाया, देखो सुनो, फोर्ज के बारे में आपने पढ़ा था, एस जयशंकर जी गए हैं, एस जयशंकर जी गए हैं, एस जयशंकर जी गए हैं, वॉज अटेंडेंस इन वॉशिंगटन, क्योंकि यूएस अनवील्ड करा था प्रेफरेंशियल ट्रेड ब्लॉक। ठीक है, अच्छा ओके, तो अपन ने यहाँ पर एक चीज पढ़ी थी, यहां पर बोला जा रहा है कि लीडरशिप, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने यहां पर पढ़ा था अ सीट एट द टेबल। तो सीट एट द टेबल का मतलब मैंने पढ़ा था कि भाई उन्होंने पार्टिसिपेशन करा है सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन देने के लिए, लीडरशिप के लिए नहीं। लीडरशिप तो यूएस कर रहा है, लीडरशिप तो यूएस कर रहा है, इसका मतलब तो हमने ये बोल दिया कि भाई यूएस जो तूने फोर्ज बनाया उसमें लीडरशिप हमारे एस जयशंकर जी की होगी। ये अगर ऑप्शन यूएस वाला पढ़ ले तो वो मुझे बोलेगा भाई तू क्या ऑप्शन बना रहा है, तू ये मेरा डोमिनेंस खत्म कर रहा है क्या। थर्ड गलत, बी आंसर, बी ऑप्शन का करेक्ट। यूएस वाले तक ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, आप लीडरशिप नहीं बोल सकते, लीडरशिप रोल तो यूएस का ही रहेगा ना, उनने बनाया तो, और हमने पढ़ा भी नहीं किया लीडरशिप रोल एस जयशंकर जी को मिल रहा है, तो डेट्स इट, सेकेंड आंसर। आगे बढ़िए, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी रैशनले। रैशनले का मतलब आपको पता है जस्टिफिकेशन, रैशनले का मतलब जस्टिफिकेशन, रीजनिंग, लॉजिक, लॉजिक बोलते भाई, लॉजिक, लॉजिक फॉर इंडिया ज्वाइनिंग। अब आप बताओ इंडिया यूएस लेड ब्लॉक को ज्वाइन करने के पीछे रीजन क्या, रीजन क्यों कर रहा है, पढ़ते हैं। इट वुड प्रोवाइड इंडिया विद इमीडिएट एक्सेस टू 90%। क्या हमें पता है वो इमीडिएट एक्सेस दे देगा? हमें क्या पता क्या करेगा वो। इट सर्व एज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू प्रिवेंट चाइना फ्रॉम डोमिनेटिंग। हाँ ये तो हमने पढ़ा कि एक स्ट्रेटेजिक मूव होगा, हमें प्रिवेंट करेगा, हमने पढ़ा था प्रिवेंट अवॉइड करेगा
सॉरी एवर्ट करेगा, एवर्ट मतलब टालेगा कोई भी अगर डोमिनेंस हमारे खिलाफ होगा तो। इट अलाउ इंडिया बाईपास द नीड फॉर डेवलपिंग डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन एक्सपर्टीज। क्या ये बाईपास कर देगा कि इंडिया को अब एक्सट्रैक्शन एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है? नहीं, ऑथर ने बोला है इंडिया स्पीड बढ़ा, एक तो एक्सट्रैक्शन में भी और प्रोसेस में भी स्पीड बढ़ाओ। तो इसका मतलब ये नहीं है हमें एक्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो इसका भी आंसर दोस्तों ओनली बी आ जाएगा। दैट्स इट। बाईपास की जगह अगर होता कि भाई इंडिया को स्पीड बढ़ानी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, तब आंसर हो जाता। ये था आज का हमारा एडिटोरियल। और अगर आप मेरे एडिटोरियल में आएंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। आपकी सुबह की शुरुआत एक दमदार सेशन से होगी जिसमें रीडिंग पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे कि आपका दिमाग खुले, आप लोगों के लिए इंग्लिश इजी बने, और आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस देखें तो आपको पहले ही पता हो क्या ट्रैप हो सकता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरे साथ क्लासेस लेते जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। आप लोग मेंस से नहीं डरेंगे, आप लोग प्री से भी नहीं डरेंगे। मैं एक डेडिकेटेड सीरीज भी आपके लिए आरसी की चला दूंगा, लेकिन ये भी आरसी है, मैं प्री की आरसी के लिए सीरीज चला दूंगा। लेकिन धीरे धीरे आपको भी पता है कि अभी स्टूडेंट का माइग्रेशन चल रहा है ना, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत वर्क है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो चीज मुझे लगी कि आप लोग गलत कर रहे हैं, देखिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज किसी को भी आप भला बुरा मत बोलिए, किसी को भी आप नेगेटिव कमेंट मत करिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करने का मतलब है आप मेरे बारे में जो भी आप सोचते हैं वो बोलिए, किसी भी पर्सन का प्लीज नाम मत लीजिए। देखिए हम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, हमें बैंक में जॉब लगना है। बैंक में जॉब लगना मतलब आप बैंक को रिप्रेजेंट करोगे, मतलब एक गवर्नमेंट की एंटिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे। अगर आप दूसरों के बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं तो ये सही नहीं है। आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं मना नहीं कर रहा। आप मुझे जो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज किसी भी और को आप ब्लेम मत करिए, ना ही आप लोग उनके बारे में कुछ भी कमेंट्स करिए। पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। आप देखिए मैंने जो भी चीजें आप तक रखी मैंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा, ठीक है। हर एक कंसिक्वेंसेस सामने आते हैं, हम सबको मिलके सपोर्ट करना है, मिलके सामना करना है। ब्लेम करने से, किसी के लिए नेगेटिव बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें बस पढ़ाई करनी है। आप देखो मेरा माइंडसेट कहाँ है, मेरा माइंडसेट है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में। मैं माइग्रेशन का काम चल रहा है, बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी मैं उस बीच पता है क्या सोच रहा हूँ, यार अब स्टूडेंट के लिए क्या नया ले आऊं। ये स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, वोकैब में दिक्कत आ रही है, वोकैब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अपने टीम मेंबर को बिठा रहा हूँ, भाई क्या करें वोकैब के लिए, बताओ क्या करें। हम पता है कैसे सोचते हैं, हम ये सोचते हैं स्टूडेंट को क्या दिक्कत आ रही है ये ढूंढ के लाओ, स्टूडेंट का गैप फिल करना हमारा। बस मेरा माइंडसेट क्लियर है, मैं ना तो किसी की बुराई कर रहा हूं ना करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। मेरा एम, मेरा मंजिल बैच है, मेरा एम मेरे YouTube पे फ्री में क्लासेस देनी है। मेरे स्टूडेंट के पास अगर पैसे नहीं है तो वो पेड बैच के लिए मजबूर ना हो, मैं उसको क्लासेस YouTube पर भी दे पाऊँ। तो YouTube और पेड दोनों में मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे विजन्स आगे बहुत बड़े हैं, मेरे विजन्स क्लियर हैं, तो मैं उसी पे मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी इधर उधर की बातें नहीं करें, बस सपोर्ट करें, वही मेरे लिए भी आपके लिए भी अच्छा होगा। हम साथ में मिलकर के आप लोगों को जॉब मिलेगी और मैं आप लोगों तक वो चीजें पहुंचा पाऊंगा, ठीक है भाई। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए इन बातों का, ना इधर बुराई करिए ना उधर करिए, कहीं मत करिए, बस पढ़िए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को अब जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं जिनको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो रुक सकते हैं, है ना। बाकी जिनको पेड बैच जिन्होंने ले लिया है या देखना है सर कब से क्लासेस होंगे, वो रुक सकते हैं। बाकी मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। अब सुनिए, एक एक करके सुनिए। देखिए जो मेरा पेड बैच है मंजिल बैच 2026, कुछ स्टूडेंट के मन में होगा सर फरवरी, आज 9 फरवरी हो गई सर, फाउंडेशन स्टार्ट नहीं हुआ। देखो आपने मुझ पर अगर ट्रस्ट करा है, मैं आप लोगों को सिर्फ कोर्स नहीं कराऊंगा, ये भी बोल देता हूं, मैं आप लोगों को रिवीजन भी कराऊंगा।
मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, इतना बस आप मुझ पर ट्रस्ट करो। एग्जाम आने से पहले, कौन से एग्जाम, जो हमारे मेन एग्जाम है, आप सबको पता है मेन एग्जाम कब है, उससे पहले आपका पूरा कोर्स विथ रिवीजन विथ प्रैक्टिस होगा। उसके लिए चाहे मुझे सैटरडे संडे क्लास लगानी पड़े, चाहे मुझे क्लासेस ज्यादा लगानी पड़े, वैसे ऐसी नौबत आएगी नहीं कि ज्यादा लगानी पड़े, क्योंकि मैंने इस बार मैंने कुछ ऐसा प्लान करा ना, आपने सोचा ही नहीं होगा। बिगिनर्स भी खुश, जो रिपीटर है वो भी खुश, एक्स सर्विसमैन वाले भी खुश, सब खुश हो जाएंगे। मैं लेकर के आऊंगा वो क्लास, देखना, वो रोड मैप देखना, वो माइंडसेट देखना। अभी तक वो इंडस्ट्री में माइंडसेट ही नहीं था, आने दो, फिर आप खुद कमेंट में लिखेंगे सर ये चीज किसी ने नहीं सोची थी जो आपने सोच ली। आपको पता है मैं जब जब आया हूं इनिशिएटिव्स लेकर के आया, कितने इनिशिएटिव्स मैंने लिए, हर बार मैं कुछ नया करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि नया करने से हम जो एवरेज जो अभी तक चले आ रहा है, हम उससे थोड़ा एडवांस हो पाते हैं, हम एज ले पाते हैं। अगर हम वही जो चला आ रहा है उस पर चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। खुद को अपडेट करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, स्टडी क्विक कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, स्टडी क्विक वेबसाइट पे जाइएगा। ये मंजिल बैच है। अब आज से इस मंजिल बैच की क्लासेस स्टार्ट होनी थी, दिखा देता हूं मैं आपको कहां होनी थी, क्या होना था। स्टडी क्विक.in स्लैश भी लगा लो। देखिए यहां कोर्सेस में आप जब जाएंगे, ये रहा कंटिन्यू, तो देखिए आज से इसकी क्लास शुरू होनी थी, कहाँ है, ये रहा 3 क्लासेस लगी हुई हैं, आज 3 बजे होनी थी। लेकिन आप सबको पता है कि कल क्या हुआ, माइग्रेशन अब मैन्युअली करना पड़ रहा है। उस कारण अगर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए वो हो जाएगा कि सर आपने हमारे बिना क्लास स्टार्ट कर दी, और मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों के बिना मैं क्लास स्टार्ट करूं। तो इसलिए मैं आप लोगों से, जो भी स्टूडेंट अभी तक एनरोल हो चुके हैं, उनसे मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपन इतने दिन रुके हैं, 3 दिन और सही, मैंने प्रोसेस फास्ट करने के लिए अपनी मैन पावर बढ़ा दी है, जिससे कि जल्दी एक्सेस मिल सके। सिर्फ 3 दिन और मैं इन क्लास का, आज देखो 9 Feb लिखा रहा है, मैं 3 दिन क्लास को आगे कर रहा हूं। लेकिन यकीन मानिएगा ये जो आपके दिन आगे हो रहे हैं, इसमें मैं फ्री नहीं बैठूंगा ना आप बैठेंगे, मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूं, ठीक है। 3 दिन रुक जाइए, स्टूडेंट्स एड ऑन होना स्टार्ट हो गए हैं, आज से हो जाएंगे। अभी जैसे ही टेक्निकल टीम वाले होंगे, आज से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो रात को कल फॉर्म आए, आज से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ 3 दिन ले रहा हूं आप लोगों से, और देखो एक ही बार स्टार्ट करेंगे लेकिन फिर नहीं रुकेंगे, तो 3 दिन और प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। 3 दिन मैं डेट आगे कर दूंगा, तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा आज से, है ना। और आप लोग को तो है ही। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पे कर दिया और फिर भी यहाँ पे एनरोल नाउ लिखा रहा है, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं मेरे पास। कुछ स्टूडेंट अभी वो कर रहे थे। तो देखो आपने पेमेंट कहाँ करी है, आपने पेमेंट करी है स्टडी क्विक पे, आपका 1 रुपया वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपके एनरोल नाउ लिखा आ रहा है, आप सिंपली मैसेज करिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। कहां पर भेजना स्क्रीनशॉट, फोन नहीं करना, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, खुद आपका एक्सेस अलाउ हो जाएगा वेरीफाई होने के बाद। ये मैं किनकी बात कर रहा हूं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने, ये नहीं कि वो माइग्रेशन वाले स्टूडेंट का, माइग्रेशन वाले स्टूडेंट नहीं, माइग्रेशन वालों का अलग केस है। जो न्यू स्टूडेंट है, जो सीधा प्लेटफॉर्म से कोर्स बाय किए हैं, स्टडी क्विक से बाय करे हैं, जो उनके लिए बोल रहा हूं। स्टडी क्विक से बाय कर लिया, पेमेंट हो गई, स्टडी क्विक को पेमेंट करी है और फिर भी एनरोल नाउ लिखा रहा है, तो इस नंबर पे अपनी स्लिप और जहां पे एनरोल नाउ लिखा रहा है वो, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, दैट्स इट। बाकी हम देख लेंगे। और जो माइग्रेशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बता देता हूं, उनको क्या करना है। उनके लिए कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो दिखा देता हूं भाई आप लोगों को मैं। ये रहा वीडियोस में, जब आप जाओगे देखो ये रही वो वीडियो, इसको आप अच्छे से देख लो। मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, इसको आप अच्छे से देख लो भाई। इस वीडियो को मैंने इसमें सबको डिटेल में बता दिया। और किसी को कोई दिक्कत बताओ, ऐप लॉन्च कर दीजिए, ऐप लॉन्च कर दीजिए। सुनिए, देखो एप्लीकेशन
मैं बोल रहा हूं आपकी ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन के अंदर ही हो जाएगा। देखो बोलने को तो मैं एग्जैक्ट डेट भी बोल सकता हूं, लेकिन मान लो 1% वो डेट से डिले हो गया तो इसलिए मैं डेट एग्जैक्ट नहीं बोला, लेकिन 4 से 5 दिन में एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं सेम ये इंटरफेस जो IBPS का है वो मैं मोबाइल में भी देना चाहता हूँ। बस ये मेरी जिद है थोड़ी सी, इसके पीछे ही काम चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यार आ जाए ऐप, लेकिन उसमें इंटरफेस ही सेम आ जाए तो मजा आ जाएगा। स्टूडेंट के हाथ में इंटरफेस होगा IBPS का, अभी तो PC में है, वेबसाइट पे है, स्टूडेंट के हाथ में मैं वो इंटरफेस देना चाहता हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। जैसे ही एप्लीकेशन आएगा, आपने जो कोर्स ले रखा है वेबसाइट पे, ये तो वेबसाइट पे भी चलेगा, ऐप पे भी चलेगा। ऐसा थोड़ी ना ऐप पे आप अलग लोगे, सेम कोर्स चाहे आप एप्लीकेशन पे देखो वेबसाइट पे देखो दोनों पे चलेगा। अभी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन नहीं है, जैसे ही आएगी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको सबको डिटेल में बताया है। अब जो क्वेरी आ रही है वो सुनिए, उसका इलाज क्या है वो भी देख लें। एडमिन प्लीज अगर कोई पूछे ना तो बोल देना, आज के एडिटोरियल में लास्ट में जाकर के पार्ट देख लो क्या है क्वेरी, मैं बताता हूं। देखो कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रही, तो देखो वो ऐप मेरा तो नहीं है, वो वेबसाइट मेरी तो नहीं है। अब मैं कैसे बताऊं आप लोग को, एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं हो रही तो जहां से आपने कोर्स लिया है, जिसका आप ऐप यूज कर रहे हैं, जिसकी आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं, उसको फोन करिए, पूछिए सर रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रही, कैसे करेंगे बता दीजिए क्या प्रोसेस है। मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया प्रोसेस कैसे डाउनलोड करना है, मैंने आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करा, मैंने आपको पूरा स्क्रीनशॉट ला करके दे दिया ऐसे डाउनलोड कर, फिर भी डाउनलोड नहीं हो रही तो मैं नहीं कर सकता ना। वो ना तो ऐप मेरा था, कंपनी मेरी, आप उन्हीं से तो हेल्प लेंगे। आपने पे कहाँ करा है, वहां करा तो वहीं से तो हेल्प लेंगे। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर रिन्यू कराया था, उसमें रिसिप्ट में है ना जो लेटेस्ट वैलिडिटी है वो चढ़ी नहीं है। अब देखिए मैंने आपके लिए क्या करा, मैंने कहा मुझे रिसिप्ट का प्रूफ दे दो, मैं आप लोग को एक्सेस। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अब रिन्यू आपने कराया था, आपका अगर वो डाटा नहीं चढ़ा है या वो वैलिडिटी अगर अपडेट नहीं हुई, तो उसमें बताइए मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। आप बात करिए उनसे कि सर रिन्यू कराया था हमने तो पे करा है, पे करा है ना आप लोगों ने, पे करा है सर हमने, सर प्लीज सर, आराम से रिस्पेक्टफुली है ना, सर प्लीज सर हमने रिन्यू कराया था सर, इसमें वैलिडिटी अपडेट नहीं है सर, प्लीज कर दीजिए। हमें उस स्लिप और उस रिसिप्ट के बेसिस पे जो रिसिप्ट के अंदर वैलिडिटी लिखी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां पर एक्सेस मिलेगा। बस रिक्वेस्ट करके, आपको रिक्वेस्ट से हर एक काम हो जाते हैं, प्यार से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना कर सकता हूं, आप मुझे रिसिप्ट ला के दे दो, मेरी जो बैकएंड की मेहनत है मैं कर रहा हूं, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं। और बताइए, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है बच्चों की, प्लेटफॉर्म छोड़ा आप जानो और वो कंपनी जाने। मैंने आप लोगों के लिए बस, आप लोगों को अगर मुझसे पढ़ना है तो बस मैं अपनी तरफ से ही कर पा रहा हूं, रिसिप्ट मुझे दे दो, मैं आप लोगों तक वैलिडिटी पहुंचा दूंगा, डेट्स इट। ठीक है भाई, वीडियो को और अच्छे से देख लेना बाकी, और आराम से प्यार से, किसी की कोई बुराई नहीं कुछ नहीं, आराम से अपना पढ़ाई करिए। ये प्रोसेस देखो, जब भी ऐसे शिफ्ट होते हैं दिक्कत आती है ना, दिक्कत आती है। तो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, एग्जाम भी दूर है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इसी वीडियो में मेरा टेलीग्राम का भी आईडी दिया है, आप मेरे को टेलीग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा। फिर भी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं होना, रिन्यू का जो आपका वैलिडिटी अपडेट नहीं हुआ, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना तो मेरा ऐप है ना वो मेरी वेबसाइट है। मेरा ऐप मेरी वेबसाइट अगर कुछ होती तो मैं बोलता टेक्निकल टीम को भाई क्या कर रहे हो, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कर दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आप देखिए, आप बात करिए पोलाइटली तरीके से, मैटर को सॉर्ट आउट करिए। आप मेरे तक अगर आप गूगल फॉर्म के जरिए रिसिप्ट पहुंचा देंगे तो मैं आपको वैलिडिटी दे दूंगा, एक्सेस दे दूंगा। ठीक है भाई, चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लाइक करिएगा सेशन को।